हाँ भाई, ठीक। तो होता क्या है ना कि जब यहाँ पे आपका मॉर्निंग होता है तो उस टाइम पे ये लोग सो रहे होते हैं, ठीक। और जब यहाँ पे आपका मॉर्निंग होता है उस टाइम पे इनका दिन आराम से 2 घंटे निकल जाता है। तो अगर 10 बजे का टाइम आप यहाँ से लेते हो ना, 82.5 यहाँ आ जाता है, तो 10 बजे का टाइम यहाँ पे ले रहे हो तब भी ये इनसे 1 घंटा पीछे ही चलते हैं। तो शाम भी इनके यहाँ पहले हो जाती है, मतलब जो इसके यहाँ सुबह पहले होगी शाम भी पहले होगी। तो पता चल रहा है कि 6 बजे इनके यहाँ 4 ही बजे शाम हो गई। यहाँ 4, चूँकि टाइम तो यहाँ से देखते हैं ना, तो 4 ही बजे यहाँ पर सन वो हो जाता है। तो वहाँ पर लोकल लोग एडजस्ट कर लिए हैं कि वो अगर जैसे कि हमारे यहाँ ऑफिस 10 बजे खुलता है तो 9 बजे ही अपने आप चले जाते हैं ऑफिस, क्योंकि सनलाइट को यूज़ करना होता है। बट यहाँ पर जो चाय बागान, चूँकि इस एरिया में असम वगैरह में काफ़ी चाय क्या है ना, असम और फिर अपने ये वेस्ट बंगाल में है, तो ये लोग ये डिमांड करते हैं कि हमें एक अलग टाइम जोन दो। बट फिर ये लगता है कि आज टाइम जोन की डिमांड कर रहे हैं, अलग कंट्री की डिमांड, एक सेपरेटिस्ट टेंडेंसी की बात आ सकती है। दैट्स वाई अभी तक गवर्नमेंट उसको नहीं कर रही है। सेम चीज़ चाइना में है। चाइना तो इंडिया से बहुत बड़ा, उसका देखो लैटरल एक्सटेंशन कितना ज़्यादा है उसका, यहाँ से लेके यहाँ तक है, बट फिर भी वो एक ही टाइम जोन रखता है, क्योंकि वहाँ तो पूरा पूरा मतलब वो है ना, एक ही 1 पार्टी रूल है, तो उनके हिसाब से जो होगा सही। चलो अब आ जाते हैं चलिए। तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि ब्रिटिश के अंडर क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें क्या क्या पढ़े थे हम लोग। पुलिस पढ़े थे, आर्मी पढ़े थे, सिविल सर्विस पढ़े थे, कॉर्नवालिस हर जगह आया था, ठीक। कॉर्नवालिस यहाँ भी आएगा, ठीक। वो कुछ अच्छा करता कुछ बर्बाद करता, उसका नेचर था। जितने भी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी उसमें 3 था, एक जमींदारी, महालवारी एंड रैयतवारी, ठीक। सबसे बर्बाद था जमींदारी, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किसी ने किया, जमींदारी ने किया है। और जमींदारी नॉर्थ के एरिया में था। इवन सबसे पहला इन तीनों एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जमींदारी ही था, ठीक। पहले बंगाल और बिहार के एरिया में चालू किया गया, और फिर बाद में जाके अपना मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो है, बक्सर के बाद इनको मिला था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद से आता है आपका वो कॉर्नवालिस आता है 84 में, पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 84-85 में, तो वो चालू करता है। इसके पीछे का रीज़न ये था कि ये चाह रहे थे कि हमारे पास फिक्स अमाउंट ऑफ मनी हमेशा आती रहे। सबसे बेसिक रीज़न ये था कि हमारे पास फिक्स अमाउंट ऑफ मनी हमेशा आती रहे। और ब्रिटिश का हमेशा ये था कि मॉनेटरी गेन था उनका हर चीज़ में। तो अब ये दिक्कत था कि अगर हम जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी तो मिल गई, लेकिन वहाँ जाके लोगों से पैसा वसूलना, भाई वो डिफरेंट तरीके के लोग थे, इंडियंस थे, कलर अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनका तरीका अलग है, लैंड के प्रति उनकी रिस्पेक्ट अलग है। ऑन द अदर साइड ब्रिटिशर्स टोटली उनके लिए एलियंस थे। तो उसके बीच में कोई एक ठेकेदार होना चाहिए, और ये थे जमींदार। और जमींदार आज से नहीं है, ये मुगल पीरियड से थे। मुगल पीरियड से ना जमींदार और जागीरदार आप लोग पढ़ाया होगा मैंने। तो जमींदारी क्या होती थी, हेरिडेटरी होती थी। तो ये लोग क्या करते हैं, जमींदारी को हेरिडेटरी रखते हैं। हेरिडेटरी मतलब कि बाप है, उसके बेटे को जा सकता है, उसके बेटे को जा सकता है। कंडीशन बस ये रखते हैं कि आप जो टैक्सेस हैं आप टाइम पर वो टैक्स देते रहोगे, ठीक। इस कंडीशन को बोला जाता है सनसेट लॉ। सनसेट लॉ मतलब कि सूरज ढलने से पहले, आज का दिन है तो आज के दिन पे सूरज ढलने से पहले ला के पैसा दे देना, नहीं तो कल से तुम जमींदार नहीं हो। और ये एक्चुअली में अभी भी गवर्नमेंट की बहुत सी पॉलिसीज आती है ना, तो उनको सनसेट पॉलिसी बोला जाता है। कि जैसे कोई पॉलिसी आई कि अगले 5 साल के लिए पॉलिसी है, 5 साल बाद अपने आप वो इनइफेक्टिव हो जाएगी। तो सनसेट का मतलब होता है कि एक टाइम पीरियड होता है, उसका वो खत्म है। ये वर्ड है सनसेट, पूछ सकता है सनसेट लॉ किससे रिलेटेड है। सनसेट लॉ इससे जमींदारी से रिलेटेड है। वैसे ये तुम्हें रैयतवारी में भी मिलेगा, उसमें जो रैयत मतलब किसान होते हैं, ठीक ना। रैयत मतलब साउथ में किसान जो होते थे उनको बोला जाता था। स्पेशली आपका कर्नाटक का एरिया, तमिलनाडु का एरिया हो गया, इन सब जगहों पे। तो इसको कॉर्नवालिस ने चालू किया था। मतलब ये सब लिखा है, जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ें लिखी हैं, ठीक। आगे बढ़े। हाँ, एक चीज़ बता रहा हूँ, इसमें 90% एरिया, 19% एरिया जो था कवर्ड था। इसके बाद सबसे ज़्यादा एरिया था आपका रैयतवारी में, 51% एरिया, ठीक। और उसके बाद मतलब सेकेंड नंबर ये आता है, थर्ड पे सबसे आता है रैयतवारी, 51% एरिया इंडिया का कवर था। सेकेंड पे आता है महालवारी, और थर्ड पे आता है ये, ठीक, 19% एरिया। दूसरी बात इसमें थी टैक्सेस की। भाई जो टैक्सेस का वो कलेक्शन था वो किसके बेसिस पे था, किस आधार पे था। तो ये लोग क्या करते थे कि आप अगर 100 रुपया कमा रहे हो तो उसमें से 89 रुपीज़ आपको देना था ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसको बोलते थे 10/11, ठीक। ये हो गया 10, अरे भाई चल जा, 10/11, ठीक ना। मतलब कि मान लो अगर वो 110 कमा रहे हैं तो उसमें से 100 देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को और 10 रखेंगे अपने पास, ठीक। अगर वो 100 कमा रहे हैं तो उसमें से 89 जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये सी साइड का क्वेश्चन बना लेना तुम लोग कि अगर वो 1000 कमाते हैं तो कितना देंगे, अगर वो 200 कमाते हैं तो कितना देंगे। बट
अमाउंट वो फिक्स नहीं था कि वो हर साल 50,000 देंगे कि 1 लाख देंगे। आप हर जगह पढ़ोगे कि परमानेंट सेटलमेंट में अमाउंट फिक्स था, वो एक्चुअली में ये फिक्स था, जो रेट होगा ना ये फिक्स था, 10/11 और 1/11 ये फिक्स था। ये नहीं था कि वो साल में 1 लाख देंगे या 50 लाख देंगे। तो इसमें कॉर्नवालिस ने क्या किया था, वहाँ के जितने ज़मींदार थे उन सबका जितना रेवेन्यू कलेक्शन होता था पिछले 10 साल का, उसका एक एवरेज निकाला। उसके बाद से देखा कि अगर हमें इतना चाहिए, मतलब इनको सबसे ज़्यादा चाहिए था, अगर हमें इतना चाहिए तो हमें कितना टैक्स लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने ये टैक्स लगाया था 10/11। और ये कोई नया चीज़ नहीं था, ये एक्चुअली ब्रिटेन में जो लैंडलॉर्ड होते थे, ब्रिटेन के जो ज़मींदार थे, ब्रिटेन में भी तो फ्यूडल सिस्टम था, पूरे यूरोप में फ्यूडल सिस्टम था, तो वहाँ पे यही पॉलिसी चलती थी कि वहाँ पे कोई फ्यूडल हो गया, उसके अंदर एक ठेकेदार हो गया, वो सारा का सारा लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करता था, फिर मिलता था उसको पैसा, उसके हिसाब से कितना % होगा। तो इनको ये था कि भाई हम लोगों से जाके डायरेक्ट पैसा वसूल नहीं सकते, हमारा मैन पावर भी खर्च होगा, ऊपर से लड़ाई झगड़े होंगे, ऊपर से हो सकता है कल्चरल मतलब मिसमैच आए कि उनका अलग तरीके का रिस्पेक्ट है लैंड के लिए, हमारा अलग है, ज़मींदार इन्हीं का आदमी है, पहले से वहीं पर रह रहा है। इन्होंने क्या कर दिया, ज़मींदार को पावर दे दिया कि भाई तुम जाओ वसूलो और हमें तुम 10/11 देना, अपने 1/11 रखना। ये समझे आप लोग। अब इसका फ्लॉ ये है ना कि अगर ज़मींदार को अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, सोचिए उसको अगर 11 रुपया वो ले रहा है तो उसमें सिर्फ 1 रुपया मिल रहा है, ज़मींदार का मन किया और, तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं था कि वो कितना किसान से वसूल सकता है। सबसे बड़ा फ्लॉ इसका यही था, इस रूल का, कि उसमें कोई लिमिटेशन नहीं था कि वो किसान से कितना ले सकता है। तो हर इंसान ग्रीडी होता है, ऐसा नहीं कि सारे ज़मींदार बैठ थे, बट टाइम आने पर कुछ लोग बुरे बन जाते हैं। तो मान लो कि अगर वो उसको मतलब पहले वो 11 रुपये पाता था, 10 दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, 1 बचा, अब उसको मन कर रहा है कि यार मुझे 5 रुपया चाहिए, तो सोचो उसको कितना निकालना पड़ेगा, 55 इधर प्लस 5 ये, नहीं 50 इधर प्लस 5 ये, 55 होगा ना। सोचो अब उसको कितना ज़्यादा वो ये किस पे पड़ेगा, सिर्फ अपने 5 रुपये के चक्कर में उसको 50 रुपये और कमाना है। इसको तो बस 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना, लेकिन वो 50 रुपये कहाँ से आएगा, किसान देगा। तो इसलिए एक्सप्लॉइटेशन बढ़ गया था इनका कि, और दूसरी बात है एग्रीकल्चर में जो था कि आपका पूरा डिपेंड था इरिगेशन, मोस्ट ऑफ द नेचुरल उस पर जो था, थोड़ा बहुत कैनाल सिस्टम था, तो ऐसा तो था नहीं आज की तरह पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ हो, तो किसानों के पास वैसे ही उपज कम होती थी। बट ब्रिटिशर्स ने ये किया था कि अगर आपको रेट फिक्स करना है तो आप किसान से बात कर सकते हो, बट ये जो पॉलिसी थी कभी फॉलो नहीं की गई, कोई ज़मींदार कभी फॉलो नहीं किया। ठीक। दूसरा इसमें एक चीज़ और था कि एब्सेंटी लैंडलॉर्डलिज्म बोलते हैं, एक वर्ड होता है एब्सेंटी, मतलब अनुपस्थित। ठीक, अनुपस्थित ज़मींदार। तो मान लीजिए कोई कोलकाता का बंदा है, जैसे देवदास थे, देव बाबू याद है, देव बाबू थे, वहाँ बैठे थे और उनको मिल गया है आपका झारखंड की दीवानी मिल गई है, तब वो बार बार वो तो चंद्रमुखी के घर पे थे, तो वो बार बार आएंगे नहीं, तो वो क्या करते थे कि झारखंड में कोई अपना एक बंदा बिठा दिए कि अब तुम क्या करो, तुम वसूलो, और तुम वसूलो मान लो 120 रुपया, हमको उसमें से 100 रुपया देना ईस्ट इंडिया कंपनी को, 5 रुपया तुम रखना, 15 रुपया हम रखेंगे। तो जो चीज़ पहले 110 थी 10 रुपया और बढ़ गया, या 5 रुपया और बढ़ गया। एक जब इंटरमीडिएट कहीं पर बढ़ते हैं तो वहाँ पर अपने आप पैसे बढ़ जाते हैं, चार्जेस बढ़ जाते हैं। सेम रीजन था ना पोर्चुगीज़ क्यों इंडिया आए थे, क्योंकि बीच में बहुत सारे नए नए मध्यस्थ आ गए थे। समझ में आ रहा है कि ठीक है। तो ये चीज़ था कि एक एब्सेंटी लैंडलॉर्डलिज्म जो एक वर्ड आता है, इसी से आता है कि अनुपस्थित जमींदारी। ठीक, उसमें अलग अलग जमींदार जो मेन थे वो अपना रहते थे कोलकाता वगैरह में या कहीं रहते थे, सेठ थे जिनको एग्रीकल्चर का कुछ पता नहीं था। जैसे एक जनरेशन में जमींदार है उसको चलो पता है, उसका बेटा आया वो ऑलरेडी अच्छा खासा पढ़ के हार्वर्ड, तब तो हार्वर्ड नहीं था, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है, उसको क्या पता है, लेकिन वो फिर भी एग्रीकल्चर का पूरा मैटर देख रहा है, जमींदारी देख रहा है, रिवेन्यू इकट्ठा कर रहा है। तो वो कहीं ना कहीं वो एम्पैथेटिक हो जाते थे, मतलब किसानों के लिए, मतलब उनके अंदर उतना वो एक होता ना कि क्या बोलते हैं उसको, निर्दयता की स्थिति आ जाती थी, क्रुअल्टी आ जाती थी। उसके पीछे दूसरा रीजन क्या था, सनसेट क्लॉज। अगर सनसेट क्लॉज ये था कि आप मुझे रिवेन्यू नहीं दिए तो आपके हाथ से जमींदारी चली जाएगी, तो उनकी मजबूरी थी कि भाई हमें पैसा इकट्ठा, जैसे कि मान लीजिएगा सूखा पड़ गया तो इसमें कोई भी उनमें कोई ये नहीं था कि राहत नहीं थी। इस पॉलिसी की एक खास बात ये थी कि आपको रैयतवारी में मिलेगा, रैयतवारी में पॉलिसी में ये था कि अगर सूखा पड़ता है या फिर कोई हैजार्ड होता है, नेचुरल हैजार्ड हो गया, ओला गिर गया मान लो, तो उसमें यह था कि आपको राहत मिल सकती थी। दो एक्चुअली उसमें भी नहीं मिला है, बट उसमें ये पॉलिसी थी, इसमें कोई पॉलिसी नहीं थी। इसमें आप मरो जियो जैसे भी हो, ला के पैसा देना है। तो सोचो सबका सब चीज़ आखिरी में क्या था इसमें, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदारों का गला पकड़ी थी और जमींदार किसान का गला पकड़े थे, ये ऐसे प्रोसेस चलता था। ठीक, तो सबसे ज़्यादा
इसकी वजह से बर्बादी हुई है। और एक चीज़ और था, उस टाइम पे जो ज़मींदारी थी वो ऐसा कुछ नहीं था कि किसी अपर कास्ट को या किसी हायर कास्ट को मिले या किसी को। जो ऑक्शनिंग होती थी, ऑक्शनिंग में जिसने ज़्यादा बोली लगाई कि मैं यहाँ 100 रुपया दूंगा, आपने बोला 100, किसी ने बोला 110, अगर उस 110 1, 102, 110 2, 110 3 सोल्ड आउट, यही सीन होता था। और सेम यही होता है कि ट्रांसफरेबल मतलब ये होता है कि आपने ज़मींदारी का काम नहीं किया, आपने पैसा पेमेंट नहीं किया, तो ट्रांसफरेबल मतलब आपसे दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक। और हेरिडेटरी मतलब आप देते रहे हैं तो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी अगर वो भी देती रही है तो इसलिए हेरिडेटरी और ट्रांसफरेबल, ये दो चीज़ें थी इसमें। और आपका 10/11 और 1/11 ये समझ में आ गया है। 1/11 अपने जेब में जाएगा, 10/11 उनके पास जाएगा जी। हाँ, बाई सेल कर सकते थे। बाई सेल में ये होता है कि जैसे आप जमींदार हैं, आपके पास ज़मीन है, आपको टैक्स पे करना है, आपने इनको बेचा, अब इनके कोई मतलब नहीं, इनको क्या है कि ये भी टैक्स पे करेंगे। अगर ये नहीं पे करेंगे ना तो भले आपसे बाई किए हैं, इनसे हम छीन के उनको दे देंगे। तो जो चीज़ हमारे, क्योंकि भाई उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था कि सब चीज़ों का लिखित में बताया था ना पिछले में, कि कॉर्नवालिस के आने से पहले ही सब चीज़ों का कोडिफिकेशन हो गया था कि सबको राइट्स जो है लिख के बताए जाएंगे। और इसमें जो ज़मींदार थे ये क्या करते थे, जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर थे, उन लोगों को पट्टा दिया करते थे कि आपका ज़मीन का इतना बीघा है, आप इससे इतना रेवेन्यू इकट्ठा करोगे तो वो मेरे पास आएगा। तो पीजेंट को ये लगता था कि ये तो मेरे लिए अच्छी बात है, मेरा अधिकार है इस पर। बट एक्चुअल में सारा अधिकार था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। लैंड ओनरशिप दी गई थी ज़मींदार को, ज़मींदार ने पट्टे भी दिए थे किसान को, बट एक्चुअली में जो मेन ओनर था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक। देखिए, कंपनी फाउंड इटसेल्फ नॉट एबल टू कलेक्ट रेवेन्यू। कंपनी को ज़्यादा हार्डशिप पड़ता क्योंकि बहुत सारे फार्मर थे रूरल एरिया में और उनके कस्टम और लोकल लॉज को वो नहीं समझते थे, तो इसलिए उन्होंने ये किया। इसके पीछे रीजन एक और था, 1717 में आपको बताया था फेमाइन आया था, जब आपका होता है बैटल ऑफ प्लासी, फिर बक्सर होता है और वहाँ पे सारा अधिकार जो है रेवेन्यू का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाता है और निजामत जो है उसके पास रहता है, नवाब के पास। तो होता क्या है कि बाद में 1773 में आपका बहुत ज़्यादा फेमाइन आता है, 72 से 73 के बीच में। इवन रेगुलेटिंग एक्ट 73 लाने के पीछे वो रीज़न भी था एक, वो बात अलग है कि जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो उसमें उसका कोई मेंशन नहीं था, बट एक रीज़न था, पार्लियामेंट में उठा था कि भाई 1 करोड़ लोग मर गए, 10 मिलियन पीपल, और ये मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ है। तो दिस वाज वन ऑफ द रीज़न कि हमें कैसे वहाँ पर लाना चाहिए, कौन सा रेवेन्यू सिस्टम। और सबसे बड़ी चीज़ तो उनका मॉनेटरी था। वॉरेन हेस्टिंग ट्राइड टू, तो 1773 में वॉरेन हेस्टिंग था, उसने कुछ किया था, मतलब 5 ईयर इंस्पेक्शन वगैरह किया था कि 5 साल में क्या रेवेन्यू आ रहा है, कैसे ग्रो किया जाए। बट एक्चुअली ये लागू नहीं करता है। जमींदारी को लागू करने का काम, याद रखना, कॉर्नवालिस का है, ठीक। देन लॉर्ड कॉर्नवालिस अंडर डायरेक्शन फ्रॉम द देन ब्रिटिश पीएम विलियम पिट, याद है ना, पिट्स इंडिया एक्ट 1884, ठीक। तो इसी ने ये बना के फिर उसको भेजा था कि तू जा। और इसके पहले यार्क टाउन यूएस में हुआ था जहाँ इसने सरेंडर कर दिया था। कॉर्नवालिस भूल गए आप लोग 24 घंटे में? कॉर्नवालिस का याद है, ठीक। यार्क टाउन यूएस में बताया था ना कल, यूएस की क्रांति बताया था हल्का फुल्का आप लोगों को। तो वहाँ पे इसने 83 में सरेंडर कर दिया था क्योंकि वाइट पीपल थे, तो इसने हथियार डाल दिया था। बट फिर पिट्स इंडिया, इसने विलियम पिट ने इसको भेज दिया इंडिया, तो ये यहाँ आ गया। दिस केम इनटू इफेक्ट इन 1793 बाय द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ऑफ 90, मतलब एक्चुअली इफेक्ट में 93 में आया था। तो परमानेंट सेटलमेंट इसको बोलते थे, जमींदारी भी इसी को बोलते थे, और एक बंदोबस्त बोलते थे, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त, ठीक। अस्थाई मतलब कि वही, परमानेंट मतलब अस्थाई होता है। 3 थे। इसके फीचर्स क्या थे? लैंडलॉर्ड्स और द जमींदार्स वेयर द रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनर्स ऑफ द लैंड। इनको ओनर माना गया था, तभी तो ये अपना सेल कर सकते थे। बट एक्चुअल में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था कि किसको ट्रांसफर करें। दे वर गिवन हेरिडेटरी राइट्स, हेरिडेटरी मतलब बाप से बेटे को, ऑफ द सक्सेशन ऑफ द लैंड अंडर देम द जमींदार्स कुड सेल और ट्रांसफर, जो आप बोल रहे थे नहीं चल रहा, एज दे विश। द जमींदार प्रोप्राइटरशिप मतलब वही होता है कि उस पर अधिकार, मैं बताया था ना, दुकान खोल लो उसका अपने आप प्रोप्राइटर हो। प्रोप्राइटरशिप मतलब उस पीस ऑफ लैंड पे उनका अधिकार था, वही उसके कर्ता धर्ता थे। Proprietorship would stay as long as he paid the fixed revenue at the said date to the government, and if they failed to pay, their right would cease to exist and the land would be auctioned off. This is called the sunset law. ठीक है ना, सूरज ढलने से पहले। एक और चीज कहा जाता है अंग्रेजों के बारे में कि उनके टाइम पे कभी वो सूरज डूबता नहीं था उनके साम्राज्य में।
याद है ना, ब्रिटिश वो शशि थरूर का एक कमेंट भी था उसमें कि ऐसा इसलिए होता था क्योंकि भगवान को भी भरोसा नहीं था, अंधेरे में क्या करेंगे तो इसलिए सूरज डूबता नहीं था। फिर आता है द अमाउंट टू बी पेड, अरे क्या कर दी मैंने, द अमाउंट टू बी पेड, हाँ कैश में इसमें पे होता था, याद रखना। जितने भी इनके सेटलमेंट हैं तीनों के तीनों, इसके पहले ये था कि भाई नहीं हो पाया तो आप अनाज दे दो, बट ब्रिटिश एरा में याद रखना वो पूरा पूरा कैश में डील करते थे। उनका शायद ही कोई ऐसी पॉलिसी हो जहाँ पे वो काइंड में लिए हों, वरना हर चीज़ तीनों के तीनों आप पाओगे, तीनों में कैश में था। ये बहुत बड़ा रीजन बनता है बाद में डेट ट्रैप के लिए, मतलब किसान फंस जाते हैं उसमें, क्या बोलते हैं, मनी लेंडर्स के, क्या बोलते हैं, साहूकार लोगों के अंडर में फंस जाते हैं बहुत ज़्यादा लोन देके। तो इसमें सबसे उसकी बड़ी बात ये थी कि आपको कैश ही देना है, तो कैश के लिए उन्हें कहीं न कहीं से व्यवस्था करनी पड़ती थी। ठीक, हाँ, दैट वुड नॉट इंक्रीज, मैं बताया था पहले कि जो वो है वो इंक्रीज नहीं होगा। ये जो 10/11 1/11 फिक्स कर दिया, ये इंक्रीज नहीं होगा। इसी से ये सीख लेंगे कि यार हम तो अब फंस गए, अब हम इंटरेस्ट बढ़ा नहीं सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, जब रैयतवारी होगा ना तो उसमें 30 साल का गैप देते हैं कि उसमें 30 साल बाद फिर हम इसको रिवाइज करेंगे, समझ रहे हो, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि लाइफ टाइम के लिए चलता रहे। तो जो बता दिया सब यही है। द टैक्स रेट वॉज वे हायर देन द प्रिवेलिंग रेट इन द इंग्लैंड, इंग्लैंड में जो रेट चल रहा था उससे, तो ऑब्वियस सी बात है उनको करना क्या था यहाँ पे, उनको तो पैसा वसूलना था, तो वो हायर रखेंगे रखेंगे। देखो टेनेंट को पट्टा दिया जाता था जी, अरे यार प्रिवेलिंग रेट ये बस सेंस के लिए है कि हो सकता है वहाँ पे आपका 8/11 हो या 8/10 हो, ऐसा कुछ हो, वहाँ से ज़्यादा था। यार आप खुद सोचो कि आप 100 रुपये में से 89 रुपये आप ले रहे हो बिना कुछ इन्वेस्ट किए। आप कम से कम आप अगर उस 89 रुपीज़ में चलो 20 रुपये इन्वेस्ट करते इरीगेशन के लिए, ठीक ना, और अलग अलग जो व्यवस्था करते कि आप हो सकता फर्टिलाइजर या कोई चीज़, मतलब उस टाइम तो फर्टिलाइजर कॉन्सेप्ट नहीं था, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं था, बट एटलीस्ट कुछ ना कुछ तरीका करते ना तब किसानों को फायदा होता। तो वैसा कुछ कर नहीं रहे थे, इन्वेस्टमेंट आपका जीरो था, आप 89 रुपीज़ ले रहे हो। इवन मुगल पीरियड में भी मैक्सिमम पहुंचा है तो 50% तक पहुंचा है, शायद ही कोई पागल हो जो 50% से ऊपर लिया हो, समझ रहे हो। इवन मराठा इतने ब्रूटल थे बट वो चौथ लेते थे, 1/4 होता था उनका, वो भी टोटल रिवेन्यू का 1/4 होता था। ऐसा नहीं कि आपने इकट्ठा किया 100 कुंटल अनाज लिया तो ऐसा नहीं कि वो आपका 25 कुंटल ले जाएंगे, वो 100 कुंटल पे जो टैक्स आता था उसका 1/4 लेते थे। अब वो भी मराठा नहीं वसूलते थे, वो मुगल वसूल के देते थे। बाद में जब मराठा पावरफुल हो गए थे ना तो मुगल को डर लगता था। और फिर सरदेशमुखी जो था वो भी 10% था। तो कहीं पे भी आपको 50% से ज़्यादा शायद हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ, हो सकता है। ठीक है, तो उसने लेकिन काम भी किया था। उसके पहले उसने फार्मर्स के लिए कोही करके शायद एक दीवाने कोही बनाया था, और उसमें बहुत सारे कैनाल भी बनाए थे। ठीक, तो हो सकता है कोई ऐसा सीन आया हो जब उसे ज़रूरत पड़ गई हो, बट वरना लॉन्ग प्रोसेस में कोई ऐसा नहीं था जो 89% ले। वो भी मान के चलो कब हो रहा है ये आपका 93 में हो रहा, 1793, 150 साल तक है, मान के चलो 100 साल तक तो एटलीस्ट इन्होंने एक्सप्लॉइट किया है। ठीक, पीजेंट तो इसीलिए रिवॉल्ट होता है ना, इसीलिए तो रिवॉल्ट होता है। आप देखोगे अभी मैं आपको बोला था एक चैप्टर पढ़ने को, 11th क्लास की इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर, भूल गए आप लोग, वो पढ़िएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है। उसमें आपको हर सेक्टर मिलेगा। हाँ जी, नहीं पढ़ना चाहता पूरा पढ़ लीजिए, बट फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आपको तो मेंस के लिए बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा उसमें, कि कैसे कैसे इंडस्ट्री बर्बाद हुई, कैसे कैसे रूरलाइजेशन हुआ, कैसे कैसे जो हमारे क्राफ्टमैन थे वो गांव शहर से गांव की तरफ उनका माइग्रेशन हुआ, और जो गांव में किसान थे ये ऊपर से डेट ट्रैप में चले गए, मनी लेंडर कैसे उठ गए। ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इकोनॉमी और पॉलिसी एक दूसरे से जुड़ा होता है। ठीक, चलो जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। तो ये हो गया। अब मेरिट्स ऑफ सेटलमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द फार्मर फेल अपॉन द शोल्डर्स ऑफ द इंडियन लैंडलॉर्ड्स। तो मैं बोला था लैंडलॉर्ड के ऊपर था कि वो फार्मर का केयर करें, बट बहुत ही कम ही लोग थे जो केयर कर पाते थे। ठीक, बीइंग सन्स ऑफ द सॉइल दे कुड रीच फॉर कॉर्नर ऑफ द रीजन एंड ऑल्सो, मतलब कि वही उस जमीन से जुड़े थे तो वहाँ के दूर दराज के इलाकों में जाकर पैसा वसूल सकते थे, वहाँ के लोकल कस्टम को समझते थे, जो रीजन बताया था। बिकॉज ऑफ द परमानेंट नेचर ऑफ द सिस्टम देयर वॉज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ये एक चीज़ था कि भाई जमींदार को ये लगता था कि यार मेरी ज़मीन तो सिक्योर है, जब तक मैं पैसा दूंगा मेरे बाप का है। किसान को ये लगता था कि पट्टा मेरे पास है, जब तक मैं पैसा दूंगा पट्टा मेरे पास है, ज़मीन मेरी है। खास बात ये था, आप पाओगे एक और चीज़ मैं बताना भूल गया था शुरू में, इसमें है नहीं आई थिंक मेंशन, कि ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया के लैंड पे कोई अपना अधिकार नहीं जमाता था।
मतलब जैसे राजा अगर कब्जा कर लिया तो ज़मीन उसकी होगी, लेकिन ये नहीं कहता था कि मेरी ज़मीन है, उसकी टेरिटरी थी। किसान भी उस पर काम करता था, वो राजा के कहने पर काम करता था, लेकिन किसी का पट्टा लिखित नहीं था, ये तुम्हारी ज़मीन है। नहीं नहीं, शेर शाह सूरी के टाइम पे आया था, वो भी काफ़ी कम टाइम के लिए आया था। अकबर ने उसको फॉलो किया था दहसला सिस्टम में, बट सारी जगह पे लार्ज स्केल पे ऐसा कहीं नहीं था आप पाओगे कि वो बोले कि इस पे मेरा अधिकार है। इवन उसी का फाइनेंस सिस्टम ने इसने यूज किया था अकबर ने। बाद में शेर शाह सूरी के कई इनिशिएटिव थे जो अकबर ने यूज़ किए थे, बट जो होता था ना कि ये मेरा ओनरशिप है और यहाँ के यहाँ टेरिटरी पूरी मेरी है, इससे पूरा रेवेन्यू मेरे पास आएगा, ऐसा अंग्रेजों ने जिस मास लेवल पर किया था, इसके पहले किसी ने नहीं किया था। तो इससे क्या था, सबको अधिकार हो गया था कि अब ये मेरी ज़मीन है, तो ये सिक्योरिटी देता था। लेकिन जब डिजास्टर आता था, मान लो कोई कैलेमिटी आती थी, तो आपके पास पैसा है नहीं, तो आपके पास भले सेंस ऑफ सिक्योरिटी, लेकिन आपकी सिक्योरिटी जा रही है। तो उस टाइम प्रॉब्लम क्या होती थी कि वो हमारी ज़मीन, आज भी हम लोगों के लिए बहुत प्रेस्टीज की बात है, आज भी बहुत लोगों के लिए प्रेस्टीज की बात है। तो उस टाइम पे वो चीज़ लोग दिल से लगा लेते थे। तो बहुत सारे ज़मींदार उस टाइम पे सनसेट क्लॉज की वजह से, वो जब उनको हटाया गया था, तो बहुत सारे ज़मींदार बंगाल में सुसाइड भी किए थे। और कुछ ज़मींदार इवन 87 के रिवॉल्ट में, बहुत कुछ लेकिन थे, बहुत कुछ थे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े थे। मोस्ट ऑफ देम ब्रिटिशर्स के साथ खड़े थे। खास बात यह है कि लेकिन कुछ थे जो मतलब सेटिस्फाइड नहीं थे आपके साथ। कुंवर सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ था, उनका छीन लिया गया था। तो ऐसे कुछ बेचारे दीवाने थे जो पहुंचे थे कि भाई हमारी ज़मीन क्यों ले लिए। बट हाँ, मैक्सिमम जो ज़मींदार थे, उसके पीछे भी एक रीज़न था कि ब्रिटिश चाहते थे कि हम एक ऐसा क्लास क्रिएट करें जो कि मेरे लिए लॉयल हो। ठीक, अगर हमें दबाना है किसी को, अगर यहाँ भीड़ को दबाना है, तो यहाँ पर 10-15 लोग डंडा लेके खड़े हैं और उनका हेड अगर मेरे अंडर में काम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो किसी को दबा सकता है। तो ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहते थे अपने हाथ डायरेक्ट गंदे करने, वो बीच में ज़मींदार को यूज़ करते थे। तो ज़मींदार ने इसीलिए 87 में मोस्ट ऑफ द ज़मींदार इनके साथ रहे हैं। तो ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी। पट्टा वी आर सर्टेन ऑफ देयर होल्डिंग एंड न्यू हाउ मच द रेंट, और रेंट सबको पता था 10/11 देना है। बट यही बात था कि अगर वो अपना फ़ायदा बढ़ाना चाहता है ज़मींदार, तो वो और रेंट बढ़ा देगा। ठीक, लेकिन हाँ, अंग्रेजों को इसमें घाटा ये था कि वो ज़्यादा वो खुद से डिमांड नहीं कर सकते थे। वो 10/11 को 11/11 नहीं कर सकते थे और नहीं बढ़ा सकते थे, उनका वही फिक्स था। Since the settlement was of permanent nature, the zamindar would have an interest in the improvement in the land, thereby the improving the revenue। ये सोचने वाली बात है, बस ऐसा हुआ नहीं था। बहुत कम जमींदार थे जो लैंड का इंप्रूवमेंट में डेडिकेट किए थे अपने आप को, मैक्सिमम लैंड रेवेन्यू लेने में लगे थे। बहुत कम ही जमींदार थे उस टाइम पे कि वो ऐसा काम करें। उसकी खास बात एक और था, आप क्या कर सकते थे, इरिगेशन वगैरह था, बट ऐसा कुछ खास टेक्नोलॉजी भी उस टाइम नहीं थी। और ख़ास बात यह है, आज की डेट में आज़ादी के बाद से लेके आज तक हम एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते बताओ? हाँ, लाभ नहीं मिल रहा है। मैम जाके पता तो करो। अभी दो चीज़ें हैं। पहली बात है कि इंडिया आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज़ों से वैसे ही छुटकारा मिला था। शुरुआत में हमारा वैसे भी फूड इनसिक्योरिटी थी। तो होता क्या था कि आप 74 के अराउंड पाओगे, 65 से 74 के अराउंड हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए पहले लाल बहादुर शास्त्री चिल्लाते हैं, मतलब सॉरी बोलते हैं, जय जवान जय किसान। फिर उसी चीज़ को आगे इंदिरा गांधी फॉरवर्ड करती हैं, तो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह आता है। तो हमारे पास उतना उस टाइम पर प्रोडक्टिविटी थी ही नहीं। सोच लो उतनी कम प्रोडक्टिविटी में से भी वो उठा के ले जाते थे 90%। दूसरी बात ये थी कि आज के डेट में एग्रीकल्चर में बहुत फ़ायदा है, बट इंडिया के 98% फार्मर मार्जिनल फार्मर हैं। मार्जिनल फार्मर वो होते हैं, उनको सीमांत बोलते हैं। 1 हेक्टेयर या 1.5 हेक्टेयर के से कम की जिनकी ज़मीन है, 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर से कम की ज़मीन जो होती है जिसके पास, वो मार्जिनल फार्मर होते हैं। तो वो क्या होता है कि 1 हेक्टेयर से कम है तो उनके पास रेवेन्यू इतना डेवलप नहीं हो रहा है, और उसके ऊपर के जो है 2% सिर्फ हैं, लेकिन वो 2% इतना कमा रहे हैं। खास बात है ये टैक्सेबल भी नहीं है। एग्रीकल्चर पे जब टैक्सेबल नहीं है, कोई भी उस पर आप चार्ज नहीं लगा सकते हो, तो आप एक कट्ठे से 1 करोड़ कमा के दिखा दो, करना क्या है। तो आज की डेट में पंजाब वगैरह, हरियाणा वगैरह के जो बड़े फार्मर्स हैं वो करोड़ों रुपए कमाते हैं। इवन ब्लैक मनी को दिखाते हैं एग्रीकल्चर की कमाई, क्योंकि वो टैक्सेबल है नहीं। तो गवर्नमेंट इस पर बात करना चाह रही थी कि हम टैक्स लगाएं, लेकिन एक चीज़ देख लिया उसने, किसान ला के देख लिया तो क्या होगा। तो उसको पता है कि इसमें घुसेंगे तो हमारा तो वोट ही चला जाएगा, क्योंकि इंडिया में अभी भी मैक्सिमम, इंडिया अभी भी एग्रेरियन इकोनॉमी टाइप में है। आप मान के चलिए मैक्सिमम लेबर फोर्स जो है एग्रीकल्चर में ही है अपना, और प्रोडक्टिविटी भले लो हो बट मैक्सिमम उसी में है लो। और वही वोटर्स हैं, पढ़े लिखे लोग तो घर में रहते हैं, छुट्टी बनाते हैं वोट वाले दिन। ठीक,
तो जमींदार का वो हो गया। डीमेरिट देखिए, द बेसिक डीमेरिट ऑफ द सिस्टम वाज दैट द इफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द जमींदार। जमींदार अच्छा होगा तो ठीक होगा, देव बाबू होंगे तो कहीं पी के पड़े होंगे, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता था। इफ दे वेयर गुड द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर एंड द लैंड वेयर लुक्ड आफ्टर वेरी वेल, और अगर वो बर्बाद होंगे तो बर्बाद होंगे, ठीक। बट इफ द लैंडलॉर्ड वेयर बैड दे वेयर निग्लेक्टिंग द पिल्थ ऑफ द फार्मर्स एंड द कंडीशन ऑफ द लैंड, कि किसानों का दुख नहीं देख पा रहे हैं वो। दिस क्रिएटेड अ क्लास हेरिडिटरी लैंडलॉर्ड, ये दूसरा फ्लॉ था, चूंकि बाप से बेटे को मिल जा रहा था तो एक क्लास बन गया, और उसमें सब के सब अच्छे खासे लोग थे जो वही बाहर पढ़ने जाते थे, ठीक। और इंग्लिश क्लास के लोग थे, क्या होता है, इंडियंस इन कलर बट द इंग्लिश इन टेस्ट, टेस्ट में लोग इंग्लिश थे बट कलर में इंडियंस थे, तो ऐसे लोग यहीं से पैदा होते हैं ना। आपके इवन टैगोर जी थे जो अपने रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ये लोग भी ऐसे एरिस्टोक्रेट फैमिली से थे, ये लोग छोटे मोटे आदमी नहीं थे, बहुत बड़े आदमी थे उस टाइम के, ठीक। इवन बंगाल के मैक्सिमम लोग, इवन राजा राम मोहन राय वगैरह, ये सब भी अच्छी फैमिली से थे। वो बात अलग है, वो बाद में सोशल रिफॉर्मर बन गए। जमींदार्स वर जनरली फेवरेबल टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्टेड द ब्रिटिश इवन ड्यूरिंग द, हाँ जमींदार्स वही बताया था, फ्रीडम स्ट्रगल में सपोर्ट किए थे। लैंड असेसमेंट वाज नॉट डन प्रॉपरली, दिस वाज द अदर फ्लॉ, ठीक ना, कि लैंड असेसमेंट अच्छे से हुआ ही नहीं था। लैंड असेसमेंट क्या होता है कि आप उसका क्वालिटी देख रहे हो कि वो बंजर है कि नहीं, वहाँ इरिगेशन है कि नहीं, ठीक, वहाँ पर कैसी उपज हो सकती है, वहाँ पर मानसून कैसा आ रहा है, हर चीज़ का असेसमेंट होता है ना। आज के डेट में जैसे होता है, मोदी जी का एक आया था पॉलिसी जिसमें गांव में जाके ज़मीनों का वो चेक करते थे कि उसमें हाँ, किसान हेल्थ कार्ड, अच्छा मृदा हेल्थ कार्ड, ठीक है, मृदा हेल्थ कार्ड होगा, तो मृदा हेल्थ, सॉइल हेल्थ, हाँ ठीक है, आप हिंदी बोल दी हैं। तो उसमें क्या है कि ये देखा जाता है कि सॉइल में कंपोजिशन क्या है, नाइट्रोजन की, पोटास की, और आपका और क्या होता है, यूरिया, नाइट्रोजन, पोटास, और क्या होता है, 4 कंपोनेंट होते हैं, मैं भूल ही गया हूँ, फास्फोरस, हाँ 4 का मैक्सिमम देखा जाता है। तो NPK 3 बोला जाता है, एक और आता है जो मैग्नीज, हाँ जी, ह्यूमिडिटी तो फिर उसी में आ गया ना, ह्यूमिडिटी, ह्यूमस एक्चुअली वही है यार, जो तुम्हारा पत्ता वहाँ सड़ जाता है उसको ह्यूमस बोलते हैं, कुछ अलग नहीं होता है। ह्यूमस गोबर सड़ाओ, पत्ता सड़ाओ, ह्यूमस बन जाता है, वो ह्यूमिडिटी और हीट के कारण होता है। आपको पर्याप्त हीट मिलेगी और ह्यूमिडिटी मिलेगी। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ, अर्थ पे जो लाइफ है इसके पीछे सबसे बड़ा मेजर फैक्टर क्या है? हीट है, वाटर है, लाइट है, क्या है? और हीट, सबसे बेसिक हीट है। हीट के कारण जो होता है ना, हीट के कारण ही यहाँ पे हुआ था। आप जब पाओगे अर्थ का जो क्रिएशन था उसमें कि वेपराइजेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, हजारों सालों तक बारिश होती है, लाखों सालों तक बारिश होती है, फिर होते होते सबसे फर्स्ट जो स्पीसीज पैदा होता है वो आपका सिंगल सेल पैदा होता है आपके ओशियन में, फिर वहाँ से होते होते मल्टी सेलुलर ऑर्गन बनते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म बनते हैं, फिर होते होते हम लोग पाते हैं। ऐसे आप लोग पाओगे उसमें विष्णु पुराण में है कि कैसे वो, हाँ वहाँ से, तो इट्स अ काइंड ऑफ सिंबॉलिक थिंग। आप पता नहीं कैसे, या फिर कोइंसिडेंस है, भले वो चीज़ परफेक्ट नहीं है, वो उतना परफेक्ट नहीं है, बट स्टार्टिंग उसकी वहीं से होती है। तो हीट सबसे बेसिक चीज़ होती है, याद रखना। अगर हीट नहीं, अगर आज के डेट में सन ऑफ हो जाए ना 2 दिन के लिए, ठंडी से निपट जाएंगे हम लोग। जो अभी तुम रात को गर्मी पाते हो ना, ये नहीं होता कि सन की वजह से है, ये तुम पढ़ोगे इंट्रा ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, जो एनर्जी अर्थ एक्सेप्ट की रहती है उसे रिलीज करती रात को, हीट बजट में आता है वो। एनसीईआरटी में हीट बजट पढ़ना, वो क्वेश्चन आ चुका है, ठीक, हिस्ट्री पे आते हैं, ठीक। द रेवेन्यू रेट वेयर सो हाई दैट मेनी जमींदार्स बिकम डिफॉल्टर्स, वही सनसेट क्लॉज। इन दिस टाइम सिस्टम प्रूव टू हैव द डिजास्टर्स इफेक्ट। In 1811 the British government warned against the imposition of permanent settlement without a proper land survey। जब इनका पता चलता है कि 20 साल में इतना बर्बाद हो चुका है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट बोलता है भाई नहीं, अब परमानेंट सेटलमेंट मत लाओ, इसके पहले आप सर्वे करो, ठीक। तब उसके बाद रैयतवारी और महलवारी पैदा होती है। तो सेकेंड रैयतवारी है, महलवारी थर्ड में आता है। रैयतवारी में क्या होता है कि ये आई थिंक कर्नाटका में पहले चालू किया गया था, चालू तो तमिलनाडु में किया गया था, एक्सपेरिमेंट इसका कर्नाटका में किया था, ठीक ना। हाँ जी, नहीं, कुर्ग जो है कर्नाटका में, कुर्ग कर्नाटका में है, तमिलनाडु अलग है। तमिलनाडु मद्रास प्रेसिडेंसी में था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी अलग थी। मैप भूल गए, इंडिया इधर बॉम्बे, ठीक। थॉमस मुनरो ने चालू किया था इनको,
ठीक। थॉमस मुनरो था, इसने सबसे पहले ये उस टाइम पे जब ये कर्नाटका में था, कुर्ग एरिया में, तो ये इसमें इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये फैक्ट नहीं है, मैं 2-3 जगह से इकट्ठा किया था तब मैं बता दे रहा हूँ। तो वो पहले कुछ दिन के लिए एक्सपेरिमेंट वे में चलाया था कुछ एरिया में, कुछ 2-4 गाँव में रैयतवारी सिस्टम। रैयतवारी में ये होता था कि रॉयत्स किसान हो गए और डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, बीच में मीडिएटर खत्म हो गए। बिकॉज ऑफ की एक्सप्लॉयटेशन था वो मीडिएटर की वजह से ज़्यादा था, जमींदार की वजह से मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन था। तो इन्होंने रॉयत को रखा कि रॉयत से हम पैसा डायरेक्ट लेंगे। तो इसने पहले वहाँ एक्सपेरिमेंट किया था, बाद में उसके 2-4 साल बाद जाके 1820 में जाके ये चालू करते हैं मद्रास में। पहले मद्रास आज की डेट में जो तमिलनाडु है, तो मद्रास में आंध्र प्रदेश और ये दोनों थे, ठीक। खास बात और जमींदारी जो था, जमींदारी का रीजन जो बताया था वो बता नहीं पाया था मैं उस टाइम पे। जमींदारी के रीजन में जो आज की डेट में आंध्र प्रदेश है ना, ये तब था मद्रास प्रेसिडेंसी में ही था। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, याद है ना, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, पोटी श्री रामलू ने वो किया, उसके बाद से ब्रेक होकर आंध्रा बना, आंध्रा स्टेट बना। तो पूरा मद्रास था जो आज की डेट में आंध्रा, तेलंगाना और अपना वो नीचे का एरिया तमिलनाडु, ये सब मिला के मद्रास प्रेसिडेंसी थी, समझ रहे हो। तो नॉर्दर्न जो मद्रास था, नॉर्दर्न मद्रास प्रेसिडेंसी, उसके इलाके में भी जमींदारी इन्होंने इंप्लीमेंट की थी, जो आज की डेट में आंध्रा का पार्ट है। फिर यूपी आपका है, यूपी का थोड़ा बहुत पार्ट था, मैक्सिमम बनारस वाला एरिया था। फिर आपका बिहार हो गया, फिर आपका बंगाल हो गया और उड़ीसा हो गया। ये सब इंपॉर्टेंट जगह थे, याद रखना। रैयतवारी है मैक्सिमम साउथ में था, मोस्ट ऑफ द साउथ में था, इसका साउथ था, बॉम्बे था। तो ये थॉमस मुनरो सर हो गए, इन्होंने किया था मद्रास में। इसमें जो था टैक्सेस हाई थे, इसमें भी टैक्सेस हाई थे, 50% थे उसके लिए जो अनइरिगेटेड है, मतलब जहाँ पानी की सुविधा उपलब्ध कम है। ऐसा नहीं कि एकदम नहीं है, राजस्थान की बात नहीं हो रही है, जहाँ पानी कम उपलब्ध है उस जगह पे 50% टैक्स लेते थे जो भी रिवेन्यू पैदा होता था, और 60% था जहाँ पे पानी की सुविधा उपलब्ध थी, ठीक। इसके अंदर एरिया जो था पूरे, जो ब्रिटिश, ये याद रखना, ये इंडिया का बात नहीं होता है, जो ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल था ना उस हिस्से की बात होती है। तो जो ब्रिटिश कंट्रोल में जो एरिया था उसका 51% एरिया रैयतवारी के अंदर था, 19% जो था वो उसके अंदर था, जमींदारी के अंदर, ठीक। आसाम में भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक। कुर्ग ये है, कुर्ग प्रोविंस, मद्रास, बॉम्बे, ठीक। पीजेंट आर द कल्टिवेटर्स वेयर द रिगार्डेड एज द ओनर ऑफ द लैंड, दे हैड ओनर, सेम वही चीज है। अब इनके पास ओनरशिप राइट था, ये नहीं चुका पाए तो इनके ऊपर हटा के ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अगर चुका पाए तो आप कंटिन्यू करोगे। तो ये भी हेरिडेटरी था, ये सेल कर सकते थे, मॉर्गेज में रख सकते थे, गिरवी रखना, और गिफ्ट दे सकते थे। साउथ में कल्चर है, बेटियों को लोग बहुत गिफ्ट देते हैं, सोने के सिक्के देते हैं। मेरे एक बैचमेट थे, उसको मतलब 35-40 सोने के सिक्के मिले थे, उसकी फैमिली ने दिए थे, ठीक। तो उनके यहाँ होता है, उनके यहाँ गिफ्ट काफ़ी अच्छे दिए जाते हैं। The taxes were directly collected by the government from the peasant. The rate were 50% for the dry land, 60% for the wetland. The rate were high and unlike the permanent settlement, they were open to being increased. 30 साल में इनका रिन्यूअल होता था, अगर आप ज़्यादा कमा रहे हो तो आपसे फिर बढ़ा सकते हैं, ठीक। If they failed, वही सेम चीज़ है, evicted from the government, evicted by the government, अगर आप failed होते हो तो। Rayat means peasant cultivator. Here there were no middlemen in like the zamindari system. But since high taxes had to be paid only in cash, no option of paying in the kind as before the British, the problem of the money lenders. तो आप पाओगे आज की डेट में अभी भी हैं, सेठी हो गए आपके, और जैसे कि ये तुम्हारे और कौन थे, सेठी मैक्सिमम थे आपके, साउथ में मैक्सिमम सेठी रहे हैं जो सेठ बनते थे, साहूकार हुआ करते थे। तो ये लोग उसी टाइम के उठे हुए हैं, सेठी, रेड्डी, ये लोग जो भी हैं। तो रेड्डी का था, आई डोंट थिंक रेड्डी लोग थे, रेड्डी आंध्रा में थे, तो उधर रैयतवारी थी ही नहीं, ठीक ना। आप रेड्डी अभी वहाँ के हैं ना, जगमोहन रेड्डी कौन है, हाँ जगन मोहन रेड्डी। तो मैक्सिमम रेड्डी जो पॉपुलेशन है वहीं की पॉपुलेशन है, वहीं के लोकल लोग हैं। तो सेठी वगैरह कर्नाटका में और महाराष्ट्र वगैरह में सेठी वो होते हैं, कम्युनिटी होती है। तो ये लोग मैक्सिमम मनी लैंडर्स थे। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग पैसा देते हैं और चार्जेस हाई रखते हैं, आज भी चलता है, 5 रुपया सैकड़ा चलता है जनरली आमतौर पर गांव पे, और वो महीने का होता है, याद रखना, मतलब साल में 60% का टैक्स। 100 रुपया लोगे, साल में 160 दोगे, और बैंक में जा रहे हो तो 14 से 15%, वो भी कम नहीं है, वो उसमें आदमी की जान निकल जा रही है। समझ में आ रहा है सबको। तो ये मनी लेंडर्स की प्रॉब्लम ये थी कि इनसे लोग पैसा लेते थे, मनी लेंडर से वो पैसा वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में जाता था,
100 रुपया लिए थे, वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। बाद में क्या हुआ कि या तो उसको लैंड बेचना पड़ता था या फिर वो लैंडलेस लेबरर बन जाता था, बंधुआ मजदूर फिर बन जाता था, उसका लैंड नहीं था, मजदूरी में बेचारा काम करता था। तो ये चीज़ें थी इसकी प्रॉब्लम्स। मनी लैंडर्स को नया जमींदार भी बन चुके थे, भाई अगर नहीं होगा, आप नहीं दे पाते ज़मीन हमको दे दो, तो अल्टीमेटली जिसके पास ज़मीन है जमींदार बन गया। महालवारी सिस्टम में आते हैं। हॉल्ट मैकेंजी 1822, इसको न्यू जमींदारी सिस्टम बोला जाता है। ये एक्चुअली में रैयतवारी से अलग था, ये जमींदारी टाइप में ही था, बट इसमें क्या था कि डिफरेंट विलेज को मिला के एक एरिया बोलते थे, इसको महल बोलते थे। ठीक, जमींदारी में क्या था कि एक पूरे एरिया का एक मालिक होता था जमींदार। यहाँ महलवारी में उस पूरे एरिया का एक कोई सरदार होता था, उससे डायरेक्ट डील करते थे लोग, किसान से डील नहीं करते थे। ठीक, तो डिफरेंट जो विलेज मिलके महल बनता था, वैसे कई और महल थे, उन्हीं महल से मिलके फिर पूरा एक, तो इसमें मैक्सिमम पंजाब का एरिया था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। ठीक, हॉल्ट मैकेंजी ज़्यादा नहीं, 2 साल के बाद इसको करता है। बाद में आपके बेंटिक साहब आते हैं, इसको यूपी में फैला देते हैं, आगरा हो गया, अवध हो गया, अलग अलग थे ना, तो वहाँ पर भी फैलाते हैं इसको। तो इसमें भी वही था, जो सबका हेडमैन था वो आखिरी में ज़मींदार बन जाता है धीरे धीरे। मतलब शुरुआत में तो वो रहता है कि हम बस एक सिंपल हैं, हम भी पीजेंट ही हैं, उन्हीं पीजेंट में से कोई एक हेड बनता था। ठीक, कि बाकी गांव वालों से मैं पैसा लूँगा, लेकिन लेते लेते भाई उसके पास पावर आ जाती थी, वो होते होते फिर वो जमींदार बन जाता था। तो ये भी एक नए तरीके का जमींदारी था। सेंट्रल प्रोविंस मतलब आपका एमपी का एरिया हो गया, गंगेटिक वैली हो गया, पंजाब हो गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हो गया, आगरा हो गया। दिस हैड एलिमेंट ऑफ बोथ जमींदारी एंड रैयतवारी, दोनों का इसमें था। भाई किसान भी इन्वॉल्व थे इसमें और एक हेडमैन भी इन्वॉल्व था। ठीक, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ आपका कहाँ है, इंडिया का नॉर्थ, वेस्ट कहाँ है, पाकिस्तान, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बोलते थे। जो अफगानिस्तान साइड का बॉर्डर था ना, उसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बोला जाता था। ठीक, दिस सिस्टम डिवाइडेड द लैंड इनटू महल्स। समटाइम्स अ महल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय वन और मोर विलेजेस, द टैक्स वाज असेस्ड ऑन द महल्स, तो महल्स के ऊपर लगाया जाता था। ईच इंडिविजुअल फार्मर गेव हिज शेयर्स, मतलब भाई सेम। ही ऑल्सो ओनरशिप यहाँ राइट भी, ओनरशिप राइट यहाँ पे भी थी, हर जगह तीनों जगह पे ओनरशिप राइट थी, लैंड की ओनरशिप राइट उसके पास थी। विद द पीजेंट रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड बाय द विलेज हेडमैन, विलेज हेडमैन बोला जो बाद में जमींदार बन जाएगा। इट इंट्रोड्यूस, वहाँ इट होगा, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज रेंट फॉर द डिफरेंट क्लासेस। ठीक है ना, डिफरेंट सॉइल क्लासेस। सॉइल क्लासेस सेम वही चीज़ है कि आप असेसमेंट करते थे। मैं बताया कि जब फर्स्ट में फेल्योर उनका हुआ तो उन्होंने हर बार सॉइल को एसेस करना चालू किया, कहाँ पे अच्छा वाटर है, कहाँ पे मतलब कि सॉइल फर्टिलिटी ज़्यादा है, उसके हिसाब से फिर वो असेसमेंट करते थे। ठीक, और उसके हिसाब से फिर चार्जेस लगाते थे। उसमें ये भी देखा जाता था, ऐसा नहीं था, देखो ब्रिटिश की पॉलिसी जो थी ना बहुत अच्छी थी, बस उनका इंटेंशन इतना ब्रूटल था कि वो अपने आप, जैसे होता है कि अच्छी सोच के साथ गलत काम कर सकते हो। उनका ये था कि इवन जो टैक्सेस, जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो पैदा करने में, आपका फसल को उगाने में जो एक्सपेंसेस होते थे, उसको भी रिड्यूस करते थे। उसके बाद जो रिवेन्यू बचता था फिर कहते थे अब इसमें सबको सब दे दो। ठीक, तो वो सारा कुछ केयर करते थे कि हाँ भाई तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा खर्चा हो रहा है, हम इसको भी हटाएंगे, इसको भी हटाएंगे, इसको भी हटाएंगे, अब तुम्हारा गला बचा है दे दो हमको। उनका तरीका ये था, वो तो सारे तरीके यूज करते थे वो। ठीक, द स्टेट शेयर ऑफ द रेवेन्यू वाज 66%। ठीक, ऑफ द रेंटल वैल्यू, द सेटलमेंट वाज एग्रीड अपॉन द 30 ईयर, सेम ये भी था। दिस सिस्टम वाज कॉल्ड मॉडिफाइड जमींदारी सिस्टम। मॉडिफाइड जमींदारी सिस्टम अगर पूछा जाए तो मॉडिफाइड ये है। इसमें दोनों के फीचर्स थे, रैयतवारी के भी थे, जमींदारी के थे, बट मॉडिफाइड इसलिए बताता था क्योंकि जो हेडमैन था वो बाद में जमींदार बनता था। कॉन्सिक्वेंस बता ही चुका हूँ लेकिन फिर से आएगा। नो प्राइवेट ओनरशिप पहले था, बट अब क्या है कि किंग कल्टिवेटर कभी ऐसा नहीं बोलते थे कि मेरी ही जमीन है। ड्यू टू द वेरी हाई टैक्सेस द फार्मर रिस्टोर्ड द ग्रोइंग। हाँ, एक जो था कि आपको अगर पैसा आपको देना है तो आप क्यों वो उगाओगे जो खाने वाला क्रॉप होता है। ठीक, मैक्सिमम आप कैश क्रॉप उगाओगे। अब कैश क्रॉप उगाओगे तो आपको गेहूं चावल कम उगाओगे तो क्या होगा कि अगर कहीं पे अकाल पड़ा तो क्या होगा, कैश तो खाओगे नहीं। तो फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ गई थी। आप पाओगे कि 1773 के जो 1770 का फेमाइन आया था, इसके बाद फिर लिटन का टाइम आता है। लिटन के टाइम में भी एक फेमाइन आता है जब वो दिल्ली दरबार कर रहा होता है। 1780 से पहले का 1778 या 1775 के आसपास की शायद जी। हाँ जी, नहीं 1878 में, आफ्टर 100 ईयर 1878 में लिटन का टाइम है। तो 1878 में भी अकाल आया था एक,
और उसके पीछे रीजन यही था कि आप मैक्सिमम जब कैश, आप नील की खेती करा रहे हो, क्या है कैश क्रॉप है, उसको आदमी खा तो सकता नहीं कि अपने घर में रख ले खा ले। आप गेहूं लोग किसान कम उगाएगा, 3 कट्ठिया ला दिए, 3 कट्ठिया में वैसे ही उसका 3 कट्ठा निकल गया 20 कट्ठे में से। तो जितनी आप गन्ना उगा रहे हो, दिन भर बैठे गन्ना तो नहीं चूसोगे कैश क्रॉप है। तो अल्टीमेटली आपको गेहूं चावल जो थी, इवन आप एक और चीज पाओगे, गेहूं चावल के पीछे आप पढ़ोगे, अगर थोड़ा भटक जाते हैं, ठीक, विथ ऑल योर परमिशन तो होता क्या है कि आप गेहूं चावल की आज की डेट में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि इंडियन एग्रीकल्चर में आज की डेट में जो यहाँ की नेटिव क्रॉप्स थी वो खत्म हो चुकी हैं, बहुत लिमिटेड हो चुकी हैं। जैसे मिलेट क्रॉप हो गया, 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया गया ना यूनाइटेड नेशन में, तो मोदी जी काफ़ी इसको पुश कर रहे हैं। रागी खाने को बोलते, मैं भी 3 महीने रागी खाया था, बहुत बेकार होता है तो वो क्या होता है कि मिलेट क्रॉप जो थी, जितनी यहाँ की नेटिव क्रॉप्स थी, आज की डेट में कम हो चुकी है। मैक्सिमम लोग क्या उगाते हैं, गेहूं और चावल। क्यों? क्योंकि उस पर एमएसपी मिलता है, उस पर गवर्नमेंट आपको सिक्योरिटी देती है कि इतना तो मैं लूंगी, तो आदमी फार्मर सिक्योर है। अब मान लो बाजरा उगा दिया, बाजरा भी शायद आई थिंक आता है जो 13 या नहीं, बाजरा नहीं है उसमें, जो एमएसपी क्रॉप है उसमें बाजरा नहीं है। बाकी मिलेट है आपका, काला तिल है उसमें, और ये है अपना क्या कहते हैं, कॉफ़ी भी है आई थिंक उसमें, नहीं कॉफ़ी भी एमएसपी नहीं है, ये यूपीएससी क्वेश्चन है। कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी ऑलरेडी हाई रेट पर बिकता है, तो जो चीज़ मार्केट में हाई रेट पर बिक सकती है उस पर एमएसपी नहीं मिलता है। जो चीज़ उसकी सिक्योरिटी नहीं को मार्केट में बिक सकता है किस रेट पे, तो उसको गवर्नमेंट फिक्स करती है कि मैं 2000 रुपये कुंटल लूँगी। अब इसके ऊपर अगर आप मार्केट में बेच सकते हो तो मार्केट में जाओ, नहीं तो कम से कम मैं इतने पे ले लूँगी। तो इसलिए मैक्सिमम किसान क्या करते हैं, गेहूँ चावल उगाते हैं। उससे क्या हो रहा है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। मार्केट में आपको ज़्यादा चीज़ें खाने के लिए नहीं है। आप उठाओगे तो यूरोप वाले ना वो नॉन ग्लूटेन फूड खाते हैं। नॉन ग्लूटेन फूड होता है जो एकदम प्योर ऑर्गेनिक फूड होता है। इवन वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके लिए उनका क्रेजीनेस है कि वो उनको एकदम ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए। वो इंडिया से भी जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती है ना, उसका हाई लेवल स्टैंडर्ड पे उनका वो होता है, एक्सपोर्ट जो होता है यहाँ से, यहाँ पे भी चेक इन होगा, उसके लिए कमेटी बैठी रहती है एक्सपोर्ट मिनिस्ट्री के अंडर, वो चेक करती है। वहाँ उतरने के बाद क्वालिटी चेक की जाती है। अगर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो पूरा का पूरा शिप ही वापस कर देते हैं सब, यूएस में भी और यूरोप में भी। यूएस में तो ये है कि वहाँ पे हाइब्रिड सीड्स उगाए जा रहे हैं। मैक्सिमम जो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है वो यूएस यूज़ करता है, इसीलिए यूएस की यील्ड भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे एक फार्मर के पास 200, 300, 500, 1000 एकड़ की खेती है, ठीक। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यहाँ रुक जाता है। ये बात बस इतनी सी थी। और क्यों? क्योंकि सबको कैश क्रॉप उगाना है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा आपको कैश में देना है। टैक्सेस ऑन द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और मॉडरेट ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश टाइम, द ब्रिटिश मेड इट वेरी हाई। पहले टैक्सेस कम थे, बाद में इन्होंने बढ़ा दिए थे। Insistence on the cash payment of the revenue led to the more independence among the farmer, मतलब और ज़्यादा ये कर्ज में डूबे जाते थे। मनी लैंडर्स बिकम द लैंड ओनर इन ड्यू कोर्स। कुछ दिनों बाद मनी लैंडर जो थे ये जमींदार बन गए, ठीक। बॉन्डेज लेबरर अरास, हाँ वही बॉन्डेड लेबरर मतलब कि बंधुआ मजदूर, अरास बिकॉज लोन्स वेयर गिवन टू द फार्मर लेबरर हु कुड नॉट पे इट बैक। जो नहीं पे कर पाए तो लास्ट में सब दे दिए। वेन इंडिया, हाँ ये देखिए एक फैक्ट आप ये लिख सकते हैं कभी भी, अगर आपको मान लीजिए पूछ दिया जमींदारी का, तो ये फैक्ट आप कहीं भी चेप सकते हैं कि 7% जो इंडियन वो थे उनके पास 75% एग्रीकल्चर लैंड थी, सिर्फ 7% लोगों के पास, जब इंडिया आज़ाद हुआ था। इसीलिए बाद में आपके नेहरू जी वो लाए थे ना, क्या लाए थे, लैंड रिफॉर्म, ठीक, जिसके लिए उन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट किया था, शेड्यूल 9 जुड़ा था। फर्स्ट अमेंडमेंट क्या है, शेड्यूल 9 याद है ना। तो उन्होंने ये बोला था कि इसके अंडर जो डाला जाएगा वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर होगा, पर बाद में होते जब केशवानंद भारती आता, कोर्ट बोलता है बात पुरानी थी, जरा पहले अब हम जो कहेंगे वो होगा। तो उसके लिए उनका यही रिफॉर्म था कि क्योंकि वो पहले जो थी आपकी प्रॉपर्टी थी वो फंडामेंटल राइट थी, ठीक। तो फंडामेंटल राइट पे आप जाते तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हो। तो नेहरू जी ने अमेंडमेंट किया और फर्स्ट वो डाला उसमें, फर्स्ट अपना शेड्यूल मतलब 9th शेड्यूल, फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू 9th शेड्यूल डाला। 8 शेड्यूल पहले आपके थे कॉन्स्टिट्यूशन में, 9th डाला गया और 9th में उठा के वो सब्जेक्ट डाल दिया गया कि अब इस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो उन्होंने पूरा लैंड रिफॉर्म किया था उस टाइम पे कि जो बड़े ज़मींदार से उनका लैंड सीलिंग के थ्रू उनका कम कर दिया गया, एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। उसके पहले भूदान आंदोलन एक हुआ था, विनोबा भावे वाला। तो ये सब चीज़ें इंडिया में होती रही। इवन आज की डेट में आप पाकिस्तान की बर्बादी के पीछे एक और रीजन देखोगे कि वहाँ पर क्लास डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे एक आम जमींदार जो है ना, उसके पास 1000, 2000, 3000 एकड़ खेत है। इंडिया में आज की डेट में बाबा रामदेव के पास भी नहीं होगा, ठीक ना। एक अमिताभ बच्चन आए थे, 2 बीघा खरीदे थे यूपी में तो ये हुआ कि आप फार्मर तो है नहीं, तो फार्मर लैंड कैसे खरीद लिए,
तो बाद में बेचारा उस पर स्कूल खुलवा दिया सोचा कि इससे इमेज खराब होगी, स्कूल खुलवा दिया हो। तो इंडिया में अभी इतना है कि कम से कम अपनी पुरानी गवर्नमेंट ने इतना काम किया कि लोगों के पास चीज़ें बटी, बट पाकिस्तान में ये नहीं हुआ। पाकिस्तान में आज भी एक हायर क्लास है और वहाँ पे एक वर्किंग क्लास है उनके अंडर में, और वो हायर क्लास अपने बच्चों को भेजता है बाहर पढ़ने के लिए और नीचे वालों को देता है बम, बोलो जाओ इंडिया में फोड़ के आओ। आप कसाब का देखो ना, कसाब को पता ही नहीं था इंडिया में क्या है। वो बोलता था, उसको ये बताया गया था कि इंडिया में मुसलमानों को मारा जाता है, काटा जाता है, नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है। उसकी फैमिली को पैसा वैसा दिया गया। वो जब तक ट्रेनिंग में था उसको ड्रग्स दिया जाता था दिन भर हेलुसिनेशन करने के लिए, कि उसको बस यही चीज़ समझ में आए, और खूब काजू बादाम खिलाए जाते थे। ठीक, वो सब आए थे काजू ले लेके आए थे बैग में खाने के लिए। तो ये वो सीन है वहाँ पर पाकिस्तान। तो ये आपका इतना कंप्लीट हो गया आज का। अब क्वेश्चन लगा लें थोड़ा। ये आपका बस लैंड सेटलमेंट में ये 3 चीज़ें हैं आपका। कहाँ गया यार? हाँ, ये हो चुका था। नहीं नहीं, आज उसका नहीं पूछेंगे, कल पूछ लेंगे। पूछ ले तुमसे, चलो बता दो। रैयतवारी कौन लाया था? रैयतवारी कौन लाया था? रैयतवारी वारेन हेस्टिंग लाया था ना, बताओ। अभी तुम्हें क्वेश्चन भी देखना है, हैं? अच्छा अच्छा, कब आया था? किस किस एरिया में आया था जनरली? चलो चलो ठीक है, तुम्हारा दिमाग ठीक है और भी पूछना है बता तो मैं पूछ लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो है बचा कल का, उसको निपटाते हैं, फिर देख लेंगे। और ये मैं आगे से ऐसा क्वेश्चन नहीं लाऊंगा क्योंकि इसमें सारे स्टेटमेंट वाले हैं। ठीक है, 2-4 और भी डालेंगे, 2-4 हम डाल देंगे घटना चक्र से उठा के। ठीक, चलता रहे। ये बता सकते हैं आप पेशवा के बारे में बताइए। पेशवा बाजीराव मस्तानी किसने नहीं देखी है? जाके देख लो, बहुत बेकार है लेकिन देख लो ठीक। पेशवा जो था ये पोस्ट था उनके शिवाजी के पापा थे, उनके टाइम से ये पोस्ट था। बट इसमें आधुनिक समय के प्रधानमंत्री के समकक्ष वंशानुगत पद के रूप में निर्मित किया गया। तो पहला सही है, पहला सही है। देख रहा है विनोद कैसे अंग्रेजी बोल बोल के लोग गलत कर रहे हैं। मैडम जी, इसका क्या दिया गया है? पद के रूप में निर्मित किया गया। ये वंशानुगत निर्मित नहीं किया गया था, बाद में हेरिडेटरी होता है, समझी? हाँ हाँ, तो वो कोई उसका कॉन्स्टिट्यूशन वैसा नहीं था, वो बाद में पावर में आता है। इसमें क्या गया? निर्मित किया गया। ये पोस्ट हेरिडेटरी नहीं बनाई गई थी, ये बाद में बन जाती है। हाँ, तो अंग्रेजी बोल बोल के मत बतियाइए। ये देखिए, पेशवा का स्थान पदानुक्रम में छत्रपति या राजा जी के नीचे होता था। शिवाजी मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा थे। ये सही है? कौन थे? पहले थे पेशवा। बालाजी विश्वनाथ सबसे स्ट्रांग पेशवा थे। उसके बाद वो उसको हेरिडेटरी बनाते हैं, फिर उनका लौंडा मतलब उनके बेटे आते हैं, क्या नाम था उनका सॉरी, बाजीराव आते हैं। तो वो पहले नहीं थे, एक पिंगले करके थे, एक पिंगले थे, त्र्यंबके पिंगले। ये लोग एक्चुअली महाराष्ट्र में चितपावन ब्राह्मण होते थे, महाराष्ट्र के नागपुर साइड में आई थिंक। हाँ जी, तो चितपावन ब्राह्मण होते थे ये लोग, भट्ट ब्राह्मण होते थे। तो ये लोग वहाँ के थे। तो उस फैमिली में सबसे पहले कोई पिंगलैया थे, त्र्यंबके पिंगलैया, बस इतना याद रखिए। ही वॉज द फर्स्ट पेशवा। बाद में उनसे होते होते ये आते हैं बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के आते टाइम क्या होता था कि शिवाजी जा चुके रहते हैं, और उसके बाद से आपके साहू जी आ चुके रहते हैं, और वो बहुत वीक रहते हैं। ऊपर से औरंगजेब उनको उनके बीवी बच्चों के साथ उठा ले जाता है, उनकी हत्या भी करवा देता है। तो उसके बाद से बालाजी विश्वनाथ बन जाते हैं कि अब हम हैं मराठा साम्राज्य के मेन लीडर। लेकिन वो मराठा की पोस्ट नहीं खत्म करते हैं, राजा की पोस्ट नहीं खत्म करते हैं। बोलते हैं कि ये हैं ऊपर छत्रपति और मैं इनके लिए काम करूंगा। और फिर उनका बेटा आता है बाजीराव वन। ठीक, वो बंदा था, उसने जितना एक्सपेंशन किया उसने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया, उसी के टाइम पे मैक्सिमम एक्सपेंशन हुआ है। उसके बाद से फिर जितने आए सब निकम्मे आए। ठीक, और बाद में फिर आपके वो थे रघुनाथ राव था। रघुनाथ राव था, वो अपने भतीजे को मार देता है और भाग के चला जाता है। 1773 की बात है। वॉरेन हेस्टिंग उस टाइम पे था। भूल गए? याद है?
ठीक है, जिनको नहीं पता है उनको तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने पढ़ा उनको याद होना चाहिए कि फिर वो जाता है ब्रिटिश से संधि करता है, बट उसी टाइम पे 73 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है और ये बोलता है कि वहाँ का जो गवर्नर है, गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाएगा, उसके अंडर बाकी 2 भी आ जाएंगे। ठीक, तो जो ट्रीटी किया रहता है बॉम्बे से, वो ट्रीटी को नलीफाई कर देता है और बाद में फिर 2-3 ट्रीटी होती है, उसी मैटर फिर लड़ाई होती है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार होती है उसी बेसिस पे। तो बस इतना ही हो गया, इतना पढ़ाऊंगा तो खत्म हो जाएगा एक क्वेश्चन में पूरी टाइम। ये है कि अंग्रेजों ने सिंध विजय सिंध कौन सा एरिया है? देखो जब कोई क्वेश्चन पढ़ते हो तुम्हारे, हाँ पाकिस्तान में सबको पता है पाकिस्तान में, लिंक कहाँ पे है, ऊपर है कि नीचे है कि उधर है कि पीछे है? नॉर्थ वेस्ट। गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ। किस क्वेश्चन पे थे भाई? 13वें पे थे। 1 मिनट रुक जाओ, तुम लोग हम बताते हैं। नॉर्थ वेस्ट मैप कहाँ? ये मैप है इंडिया का नहीं है क्या इसमें? हाँ तुम आ जाओ ना, ये है इंडिया। चलो इसमें बता देते हैं। ये जो है ना, ये एरिया तो ब्लर नहीं दिख रहा तुम लोगों को, तो ये पाकिस्तान का जो नीचे वाला एरिया ना, गुजरात से जुड़ा हुआ, गुजरात कठियावाड़ ये सब जो एरिया पड़ता है, ये सिंध का एरिया था। तो मैं यहाँ दिखाता हूँ, इसमें थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये यहाँ पे है, यहाँ का जो एरिया था ना, ये सिंध वाला एरिया था, ये एरिया जो था। जी अच्छा, आप सही बोले थे, ठीक है, आप अच्छी बात है, सही बोले थे। तो ये एक्चुअली पंजाब तक ऐसे पतला फैला, क्योंकि होता क्या, जो सिंधु इंडस रिवर आती है ना, वो पाकिस्तान को ऐसे चीर के जाती है पूरी पूरी। ठीक, तो होता क्या, इधर का पूरा एरिया, उधर का भी फर्टाइल था, बट इस एरिया को सिंध बोला जाता था। नीचे का एरिया पूरा, नीचे का जो है ना, नीचे का यहाँ से लेके आपका ईरान तक का जो एरिया है, याद है ना, पाकिस्तान की टेरिटरी ईरान से मिलती है, तो वहाँ तक का एरिया जो है ये बलूचिस्तान आता है। और फिर उसके बाद से ऊपर का अपना पीओके वाला आ गया। इधर आपका खैबर पख्तूनवा आता है, जो कि तालिबान जिस पर अटैक कर रहा है, नहीं पता है, वो ये भी बोल रहे हैं कि इंडिया वाले करवा रहे हैं। कहाँ था? ठीक, तो इसमें है कि सिंधु नदी पे इन्होंने क्या किया था ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे, भाई उनको वो इकोनॉमिक पॉइंट था, जितने भी ट्रेड पॉइंट थे, तो टू अपने आप से ही हो जाएगा, वाणिज्यिक संभावनाएं, ठीक ना। अफगानिस्तान और फारस में ब्रिटिश के प्रभाव को बढ़ाना, ये भी सही था। पहला वाला गलत था, वो फ्रांसीसियों की वजह से नहीं था, फ्रांसीसी की वजह से उन्होंने रिंग फेंस जो आया था, रिंग फेंस पॉलिसी आया था हेस्टिंग के टाइम पे, वो किए थे। बट ये जो टाइम है, इस टाइम तक उनको रसिया से डर था कि रसिया उधर से अटैक करेगा, इसीलिए आप पाओगे दोनों अफगानिस्तान वार के पीछे भी रशिया का ही एक कंसर्न था। रशिया से बचने के लिए वहाँ पे जाते हैं, फर्स्ट अटैक करते हैं अफगानिस्तान पे, फिर वहाँ पर अपना एक ब्रिटिश रेजिडेंस रखते हैं, और फिर लास्ट में क्या होता है कि जब दूसरा अटैक करता है, लिटन के टाइम पे होता है 1878 से 1880 में सेकेंड अफगानिस्तान वार होती है, अफगान वार, उसमें बहुत ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। मतलब माना जाता है कि उस टाइम का ब्रिटेन का सबसे बड़ा लॉस था। वहाँ से सिर्फ वो क्या करते हैं, सबको मार के एक बंदे को घोड़े भेज देते हैं, सब जाओ खबर पहुँचाने के लिए। और इवन ये तक कहा गया ब्रिटिश हिस्टोरियन में कि उतने दिन लड़ाई चल रही थी ना, तो उनको जो भूख लगती थी खाने के लिए अफगानियों को, तो ह्यूमन फ्लैश जो था ना, आदमियों का जो मांस था, वो खा के जिंदा थे और लड़ाई कर रहे थे। तो ऐसा तो बोला गया था। तो इसमें सिर्फ 2 और 3 सही होगा। चौथा सरदेशमुखी, ये बता ही चुका हूँ आपको बीच में, ठीक ना। व्यापार कर था, जबकि सरदेशमुखी भूमि कर था, गलत है। ये भी एग्रीकल्चर पर था और ये भी था उसी में। इसमें केवल मराठा साम्राज्य के अंतर्गत स्थित नहीं, हर जगह था, ये दोनों गलत थे इसका। ठीक, आपको पता है ना चौथ क्या था, कि जैसे कि अगर मान लीजिए 100 रुपया हमने टैक्स वसूला, 100 में से 25 रुपया हमको मराठा को देना है, ठीक, और उसके बाद से 10 रुपया अलग से लगता था रिवेन्यू पे, ठीक, तो उसे सरदेशमुखी बोलते थे। 10 से देशमुखी हो गया और चौथ से 1/4 हो गया। एक और क्वेश्चन में कहीं देखा था, अष्ट दिग्गज और अष्ट प्रधान कहाँ थे? हाँ, इसमें नहीं है, याद रख लेना। अष्ट दिग्गज, दिग्गज जो थे कृष्णदेवराय में थे, अष्ट प्रधान जो थे वो शिवाजी में थे। ये मंत्रिमंडल जो उनका था, और उसमें नवरत्न कहाँ थे? इसके बारे में बताइए। हाँ जी, सी गलत है। हाँ तो ठीक है, क्योंकि यही लास्ट थे 10वें गुरु, जिन्होंने बोला था कि आज के बाद से फिर आगे ये गुरु का पोस्ट खत्म है। टीपू सुल्तान, ये हो चुका क्वेश्चन, ये हो चुका था क्वेश्चन, नहीं हुआ था?
अच्छा अच्छा, हाँ तो टीपू सुल्तान ने सिक्का पंचांग ये सब बनवाया था, और ये गलत है इसमें, क्योंकि डिंडुगिल में ना ये इसने नहीं काम करवाया था, हैदर अली ने करवाया था, इसका सिर्फ एक होगा। डिंडीगुल, फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध बता दीजिए, तो ये तो सिंपल है। कौन कौन को लगता है दोनों गलत? तुम लोग को लग ही नहीं रहा है ना, लग रहा है कुछ नया बता रहे हैं ना। दो ही लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, पढ़ाई नहीं करोगे तुम लोग, यही होगा। दो लोग आंसर दे रहे हैं, देखो ये दोनों गलत है। पहला जो लड़ाई हुआ था टीपू सुल्तान तो था, इसके बाप से लड़ाई हुआ था हैदर अली से, और दूसरा ये तीसरी संधि की बात हो रही है, श्रीरंगपट्टनम 3rd में हुआ था, ठीक। हाँ जी, दोनों गलत है दोनों। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने, ये तो फालतू क्वेश्चन है, ये बक्सर था। अरे यार ये क्वेश्चन तो कभी पूछेगा नहीं, यूपीएससी नहीं पूछेगा, परेशान मत। प्लासी तो होना चाहिए वैसे, प्लासी होना चाहिए, क्योंकि मैं जहां भी आंसर देखता हूं प्लासी आता है। लेकिन हाँ वही बता रहा, वही क्वेश्चन है, ये स्टेट में पूछा, यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा। लेकिन फिर भी प्लासी मारना, क्योंकि प्लासी में पहली बार उनको मजा मिला था जीतने का। उसका बंगाल बिहार उड़ीसा में तीनों में दीवानी राइट्स मिल गए थे उसको। हाँ ये बात है, कहाँ थे तुम? ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को, हाँ याद कर लो तुम लोग यार, इसी को बस याद है। ठीक, आयरकूट था। हाँ, उससे क्या है, पढ़ाई करो तुम बैठ के, पढ़ाई करो बैठ के तुम भी। दो ये सब क्वेश्चन तो घटना चक्र में है जी, ये सब कहने की बात होती। ठीक है तो एग्जाम में लिख देना सर आई एम फ्रेशर, दैट्स व्हाई आई डोंट नो, दैट्स व्हाई आई डोंट नो। हाँ अरे ठीक है, डोंट गिव एक्सक्यूज, ओके। पढ़ो। हैदराबाद के निजाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीजिए विचार, हमको मत देखिए, इधर देखिए। अरे आज रुमाल भूल गए हम अपना। काहे ने एसीए चलाए हैं भाई आप लोग? अब कब तो क्लास भी खत्म होने वाली। सी, ये क्यों गलत है? दूसरा क्यों गलत है? क्या लिखा है? हैदराबाद का निजाम कौन था? मुर्शिद कुली खान था। निजामुल मुल्क था। हाँ जी, ये कौन सा था? सुनिए बता दे रहा हूँ, मुर्शिद कुली खां जो था वो अपना बंगाल का था, और इसको चिनकलिस खां या निजामुल मुल्क या आसफ जा, 3 नाम इसी के थे। इसको एक नाम से पेट नहीं भरता था इसका, ठीक। इसका 3 नाम था, हाँ चिनकलिस खां या निजामुल मुल्क या फिर आसफ जा। आसफ जाही डायनेस्टी यही लगाता है, ठीक। तो ये क्या करता है, ये हिंदुओं के लिए सहिष्णु था, क्योंकि वो सब थे, उनके यहाँ काम करते थे, कोई फाइनेंस का काम देखता था, कोई कुछ देखता था। दूसरा है सैयद भाइयों को अपदस्थ करने में प्रमुख भूमिका निभाई। आपको पता है ना इसने कब किया था? जब रंगीला का टाइम था। और रंगीला ने किसको निपटाया था? सैयद भाई को। मैं भाई का फोटो दिखाया था एक, तो उसमें यही हेल्प किया था। जो हैदराबाद का निज़ाम था ये इसने हेल्प किया, और उसके बाद रंगीला के टाइम पर सैयद ब्रदर को मार देता है, क्योंकि उसके पहले वो किसको मारते हैं? फारूक सियार को अंधा करके मारते हैं। सैयद ब्रदर जो थे उनको किंग मेकर बोला जाता था ना, निर्माता, किंग मेकर। सो वो उसको पता था रंगीला को कि ये मेरे लिए भी ऐसा काम करेंगे, तो वो क्या करता है कि इनकी हेल्प लेके, इनका काफ़ी पकड़ रहता है उस टाइम पे, तो इनकी हेल्प लेके और उसको उन दोनों को मरवा देता है। तो ये उनको हटाने में इनका बहुत बड़ा सहयोग था हैदराबाद के निज़ाम का। वह खुले तौर पर केंद्र सरकार की स्वतंत्रता की घोषणा की, ऐसा कुछ नहीं किया था उसने, कभी डिक्लेयर नहीं किया था कि मैं मुगल से अलग हूँ, कभी नहीं किया था। मैं बताया था इवन कि शुरू में जो आपका बंगाल हो गया और हैदराबाद हो गया, और तीसरा एक कौन था? अवध था, सादत खान, ठीक। इन तीनों ने कभी ये नहीं कहा था कि मैं एकदम अलग हो गए हैं। ये बस क्या करते थे? टैक्स देना बंद कर दिए थे। बाकी ये फ्राइडे को प्रेयर करते थे मुगल शासक के रिस्पेक्ट में, ठीक ना, ऑनर में। शादी ब्याह में जाते थे, नाचते उचते थे, ठीक, घूमते घूमते थे उसमें, मतलब रिलेशन थे। जो उनका शादी विवाह वाला रिश्ता था ये सब चलता था भाई, सेमी डायनेस्टी के लोग थे।
बट ऐसा नहीं था कि ये अपने आप को ओपन डिक्लेयर किया, वो तो बाद की बात है, जब बाद में इनके नेक्स्ट जनरेशन जब आएगी तो वो बोलते हैं कि भाई हम तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते। तो वैसे ही लेटर मुगल में वैसे ही वीक हो चुके थे। ठीक, हाँ ये तो अभी पढ़ाया नहीं है, ये जब मैं पढ़ा अब शांत हो जाओ तुम। ठीक ठीक, तुम्हें पता है। देखो मैं बता दे रहा हूँ लिटन का क्या था कि लिटन के बारे में गवर्नर जब पढ़ाऊंगा आपको, जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल रहे हैं या फिर वायसराय रहे हैं तो उनके बारे में बताएंगे। तो लिटन जो आया था वो आपका 1877-76 के आसपास आया था। तो उसके टाइम पे वो बहुत ही मतलब दिमाग से गर्म इंसान था, उसको थोड़ा भी बुराई नहीं झिलता था। तो उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ये था कि अगर जो भी वर्नाकुलर मतलब क्या होता है, नेटिव लैंग्वेज होती है, अगर उनके ऊपर वो कुछ भी क्रिटिसिज्म करते हैं तो उनके ऊपर लगा दिया था कि आपको इतना हर्जाना देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा आपको, अपना मतलब बहुत सी चीज़ें थी, प्रोसेस था। उसमें बस एक ही पेपर बचता है, अमृता बाजार पत्रिका, वही एक पेपर जो अपने आप को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेता है। दूसरा उसने शस्त्र अधिनियम लाया था कि लाइसेंस जो है, कर लीजिए, बात कर लीजिए आप लोग। ठीक, और क्या, दिल्ली दरबार हुआ था। दिल्ली दरबार पत्रिका ने तो बदल दिया था अपनी भाषा चेंज कर। सोमप्रकाश जो था वो मतलब सबसे ज्यादा प्रभावित था ईश्वरचंद्र से। नहीं, तो हम बता रहे हैं उस वर्नाकुलर से बचने के लिए अमृता बाजार ने बदला था ना, मैं ये बोल रहा था। तो हुआ क्या था, जो दिल्ली दरबार हुआ था, अब आप लोग चालू हो गए हैं, हम चले जाएं, बतियाएंगे आप लोग, चाहे हम भी बैठ जाते हैं, बता दीजिए। हैं क्या बना आपके घर, लौकी बना, गोभी बना, बताइए। हाँ जी, देखिए तो होता क्या है, दिल्ली दरबार, उसमें बहुत लेविश दिल्ली दरबार लगता है लिटन के टाइम पे। तो और उसी टाइम पे फेमाइन चल रहा था, मैं बताया आपको, एक 1770 फेमाइन आया था, फिर एक 1870 में नहीं वो दूसरा दिल्ली, कई बार हो चुका है मैम, ये भी एक दिल्ली दरबार था। फिर से पढ़िएगा, हार्डिंग तो बात की चीज़ है ना। हाँ जी, हाँ, चलो ठीक है। अभी देखो दिल्ली दरबार होता है, उस टाइम पे फेमिनाय रहता है, इसके कारण क्रिटिसिज्म होता है, तो ये लोग पत्रकार लोग लिखते हैं, तो उसके बाद से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाता है और बाद में एक इसका शस्त्र अधिनियम लाता है। और ऑप्शन ही नहीं है यार। नहीं तो यही सही है, ये इसके टाइम का नहीं है, ये इसके टाइम का नहीं है, ये तो आई थिंक विश्वविद्यालय एक्ट बाद में, शायद हंटर कमीशन के बाद की चीज़ें हैं ये सब, शायद ये इसमें नहीं है, ये दोनों लिटरल। हाँ जी, ये दोनों इसमें नहीं है, मुझे इतना पता है। चलो इसका देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। इसमें आई थिंक कुछ गड़बड़ है, ऑप्शन में गड़बड़ है। लॉर्ड वेलेस्ली के संबंध में बताइए। उपयोग करने वाला यूरोपियन गवर्नर था। नहीं, सेकंड कहाँ सही है? सालबाइक संधि वारेन हेस्टिंग से हुआ था। सालबाइक संधि पहली वाली जो थी वारेन हेस्टिंग से हुई थी, कहाँ से ये सही हो गया? दो तो सही होगा ही नहीं होगा। तीसरा बोल सकते हो, नहीं तीसरा भी नहीं किया है। सिविल सेवा का सुधार तो कॉर्नवालिस किया था, तो एक सही होगा, इसका 1 हो सकता है। गजब। ये प्रशांत जी की टाइपिंग है। ये तो पढ़ लो, बता दो, सिंपल है। डलहौजी है भाई। हाँ जी, डलहौजी का ये था ना कि उसने तार का सिस्टम जो था इलेक्ट्रॉनिक वाला वो काम कराया था, पोस्ट ऑफिस वाला काम में कराया था, रेलवे का काम हो गया, पीडब्ल्यूडी का ऑफिस खुलवाया था, फिर लोगों के घर जमीन हड़पा था, ये सब उसका काम अच्छा काम था। तो और हाँ, ये विडो रीमैरिज जो आया था 56 में, विडो रीमैरिज, ये भी एक मैटर था। आपको अगर सोशल रिफॉर्म में देखा जाए तो विडो रीमैरिज हो गया, चाइल्ड फिटिसाइड हो गया, और सती प्रथा हो गया, सती अबॉलिशन। हाँ खोला होगा, पढ़ा लिखा इंसान था। ठीक, तो इसका क्या होगा? डलहौजी हो गया। आते हैं बेंटिक साहब पे, आते हैं बेंटिक साहब क्या करते थे, क्या किया, कौन सी घटनाएं घटित हुई थी? दूसरा कहाँ गलत है? अरे यार कसम से यार, हम मतलब छोड़ देंगे हम सब। आप लोग कहाँ बात कर रहे हैं आप लोग?
नहीं नहीं नहीं, अभी ये आपकी 6th या 7th क्लास है। होगा क्या, देखिए अभी ये मिशन 50 चालू हो रहा है ना, तो उसमें जिनका छूटा है वो लोग वहाँ आके, या फिर हो सकता है कि आपका बैच ही मर्ज कर दिया जाए, तो जिनका छूटा शुरू से वहाँ पढ़ेंगे। ऐसा नहीं किसी को छोड़ा जाएगा, किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी, ठीक। तो सबको पढ़ाया जाएगा, ठीक। हाँ जी, तो आपके पास ऑप्शन है घर पे सोने का, ये नहीं भूल, ये क्या, हाँ हम ही पढ़ाएंगे, हम ही बेरोजगार आदमी है यहाँ पे। अभी हमको यार साइंस एंड टेक पढ़ाना, भाई कोई हेल्प कर दो, हमें एक चाहिए वॉलंटियर। हम पिछली क्लास में बोल चुके, 2-3 क्लास पहले बोले थे, हमें एक वॉलंटियर चाहिए जो उसको बोलेंगे जैसे ये क्वेश्चन ढूंढ के लाओ। पिछले 5 साल के हमें पिछले 5 साल के बिहार पीसीएस के, नहीं मेंस में है मैम, मेंस का ही चाहिए मुझे। हाँ नहीं नहीं, प्री में जनरल, शांत हो जाए, ठीक है। जनता सुनिए मेरी बात, हमें एक 2 वॉलंटियर चाहिए, मतलब जैसे कि हमें पिछले 5 साल के बीपीएससी के सारे हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, और उसके बाद से पिछले 5 साल के हमें मेंस के साइंस एंड टेक के सारे क्वेश्चन चाहिए, ठीक। उसके हिसाब से हमें कुछ टॉपिक फिगर आउट करना है 3-4 दिन के अंदर, ठीक। ये 2 काम कोई करके भेज सकता है। आप दुआएं मिलेंगी, दुआएं मिलेंगी, दिल से दूंगा, क्योंकि अकेले रात भर करना पड़ता है यार। हाँ, आप क्या करिएगा, स्नैपशॉट ले लीजिएगा आप लोग, और उसको मैं, क्योंकि जैसे कि अभी ये मुझे 1 हफ्ते में ख़त्म करना है साइंस एंड टेक मेंस का, 1 हफ्ते का टाइम मिला मुझे, तो उसमें मैं सोच रहा हूँ कि पर डे अगर 2 टॉपिक या 3 टॉपिक मैक्सिमम कर पाऊँगा। हाँ जी, जो मेंस का कोई बैच नहीं पढ़ाते, नहीं पढ़ाएंगे, ठीक। तो उसमें क्या है कि जैसे कि 8-10 टॉपिक तो मैंने सर्च किए। हाँ जी, हाँ जी, 8-10 टॉपिक मैंने मतलब सोच लिया, जैसे क्वांटम आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, या फिर आपका जीन एडिटिंग आ गया, डाटा बैंक आ गया, आपका क्रिप्टो करेंसी पिछले साल क्वेश्चन आया था, तो मुझे लगा कि ये सब, ये एनर्जी सिक्योरिटी आ गया, एनर्जी सिक्योरिटी में आपका नया नया माइक्रोबियल फ्यूल आ गया, आपका हाइड्रोजन सेल आ गया, तो हो सकता है इस पर क्वेश्चन आए। लेकिन मैं पिछले 4-5 साल के पेपर देखना चाह रहा था कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल का तो देखा, पिछले साल क्वेश्चन तो ईजी था, आराम से हो जाता। चलिए ठीक है, इस पे आ जाइए। तो इन्होंने अंग्रेजी को, मैं बोला था ना कि कोर्ट में जो था इंग्लिश को इसने आधिकारिक भाषा दी थी। कल से हम डंडा लेके बैठेंगे यहाँ पे, इधर उधर उधर उधर, मतलब। तो इसने क्या किया था, पिछली क्लास में बताया था कि इसने जो कोर्ट थे वहां पे इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था, ठीक, और साथ में वर्नाकुलर लैंग्वेज जो थी लोकल कोर्ट में अवेलेबल थी। तो इसने ये भी किया था। ठगी प्रथा जो था, ठगी प्रथा कहाँ पर था, ये अपना इधर मैक्सिमम जो वो आप देखे होंगे पिंडारी वाला सीन जो था, ये लोग क्या करते थे, लोगों को ठगते थे, काट देते थे, गला काट देते थे और चढ़ा देते थे माता जी को। इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों इन्वॉल्व थे, तो डकैत टाइप में थे लोग। तो इन लोगों को रोकता है। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिसमें पूरा सोसाइटी का समर्थन मिला था विलियम बेंटिक को। इसमें कुछ लोग अपोज किए थे, इस वाले में जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी उसने सती प्रथा का अपोज किया था, सती प्रथा अबॉलिशन का अपोज किया था। बट जो ठगी का था इसमें सबने सपोर्ट किया था, खुल के सपोर्ट किया था। तो ये अपने नहीं भेजता है, एक स्लीमैन करके था, कैप्टन स्लीमैन। तो अगर क्वेश्चन दोनों आ सकता है कि ये ठगी प्रथा को किसने खत्म किया, बेंटिक आएगा तो वो भी सही है, स्लीमैन आया तो वो भी सही है, ये याद रखिएगा। आधिकारिक भाषा को अंग्रेजी, जो आज की डेट में अंग्रेजी कोर्टों में चलती है ना, तो ये सी भाई साहब की देन है, तो याद रखिएगा। कैनिंग, कैनिंग के बारे में कुछ याद है? कैनिंग को नहीं जानते हो? होता क्या था ना, क्लास में पहले होता था कि 2 लड़के इधर लड़ाई कर रहे हैं, मास्टर आया मारने को, तीसरे को आगे खड़ा करके भाग गए दोनों। तो उसमें डलहौजी था। डलहौजी सारी बदमाशी करता है, और जो 56 में जाता है तो कैनिंग आता है, और इसके आते ही हो जाता है आपका 57। तो ये वो लड़का था जिसके सामने सारी लड़ाई होती है। तो कैनिंग आता है। तो कैनिंग ने क्या किया था, ये सब तो फालतू है, महिला के विरुद्ध अपराध कर चुके, ऐसा कुछ नहीं था। सरकारी सेवा से अच्छी योग्यता, शारीरिक मापदंड, ऐसा भी कुछ नहीं था, पहले से ही था ये। तो इन प्रांतों में अपना स्वयं का कैडर भर्ती करने का नहीं। बंगाल सेना में भर्ती, हाँ ये एक रीजन था ना कि आपको जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो, मतलब जहाँ आर्मी डिमांड करेगी वहाँ जाना है। तो उस टाइम पे जो इंडिया में एक था कि अगर आप समुद्र लांग गए तो आपकी जाति चली जाएगी। ये कॉन्सेप्ट मुझे आज नहीं समझ में आया। तो उस टाइम पे सैनिक एक रीजन ये भी था कि रिवॉल्ट करते हैं, इसकी वजह से भी एक उनके अंदर रहता है, असंतोष रहता है। तो ये वाला सही होगा। अगर समुद्र का क्रॉस करके आप दूसरी जगह जा रहे हो, तो आप जब वापस अपने गांव में आओगे तो आपके गांव वाले बोलेंगे कि आप हमारे कुजात बन चुके हो, हमारी जात के नहीं हो।
हाँ शायद ऐसा कुछ था, बाहर जा रहे हो वहाँ खाओगे वहाँ रहोगे, आपका जीवन वहाँ का हो जाएगा, तो उस तरीके जो भी रीजन हो ऐसा ही कुछ था। इसके पीछे कुछ लॉजिक तो नहीं समझ में आता। यूनियन कार्ड हाँ द्वैध शासन, द्वैध शासन होता क्या है ये बताइए पहले। जैसे प्रांतों में अलग और द्वैध शासन डुअल गवर्नमेंट क्या होता है? मतलब राजस्व में वो अलग होते हैं, राजस्व और प्रशासन में। सर जैसे ब्रिटिश रूल करता था और कोई एरिया था वहाँ से वो किसी को अपॉइंट कर देता था। प्रशासनिक अलग हो गया और सब सही है, सब अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। जैसे कि आज सीलेट में सेंटर हो गया, स्टेट में किसी को एक अलग गवर्नमेंट हो गई, सिंपल तरीका है। ये डिसेंट्रलाइजेशन का काम था। डिसेंट्रलाइजेशन समझ रहे हो ना, मतलब कि दूसरों को अधिकार देना, बट ये फेल हो जाता है। जो डुअल गवर्नमेंट थी फेल हो जाती है, बाद में इसको रिकॉल कर लिया जाता है, ठीक ना। तो इसमें इसका रीजन ये था कि भाई आपने लोगों को अधिकार तो दे दिया, मतलब सेंटर मतलब स्टेट में आपने गवर्नमेंट तो बनवा दी, लेकिन जो गवर्नर था उसके पास फाइनेंशियल पावर कहाँ थी? वो अल्टीमेटली फिर सेंटर की तरफ मांगता था, भाई पैसा दे दो कटोरा लेके। दूसरी बात ये थी कि गवर्नर के पास खुद की ज़्यादा मतलब हिम्मत नहीं थी, औकात इज रॉन्ग वर्ड, उसकी खुद की हिम्मत नहीं थी। अल्टीमेटली अगर गवर्नर जनरल लास्ट में हायर पोस्ट जो था वो डिसीजन लेता था, उसके हिसाब से चीज़ें चलती थी। तो कहीं ना कहीं ये फेलियर रहता है। एक और होती है डायरकी, नहीं डायरकी इसको बोलते हैं। एक होती है बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म क्या होता है? बाई कैमरलिज्म मतलब होता है दो चेंबर। दो चेंबर मतलब हो गया दो हाउसेस, चेंबर मतलब हाउसेस, हाँ द्विसदनी। क्षमा करिए हमको याद नहीं आया, ठीक। तो जैसे अपना राज्यसभा है, लोकसभा है, या फिर आपके 6 स्टेट में काउंसिल है। 6 स्टेट ही है ना, पहले 7 था अब 6 हो चुके हैं। 6 स्टेट में काउंसिल है, तो वो दो चैम्बर हो गए, बाई कैमरलिज्म। तो वहाँ से चैम्बरलिज्म भी बोलते हैं लोग, चैम्बर वर्ड CH से आता है वो कैमरलिज्म। तो वो हो गया। ये है सर लियोनेल कार्टिस ने किया था, ये इसके जनक थे, बट इंडिया में इसको आई थिंक 1909 में लाते हैं शायद ना, 1909 में ला जाता है। लॉर्ड मैकाले, ठीक। ये तो कल मैं बताया था, इन्होंने CRPC, IPC और आपका सिविल कोड, सिविल जो प्रोसीजर कोड था उसको इस्टेब्लिश करवाने में हेल्प की थी, ठीक। जिला कलेक्टरों से न्यायिक शक्तियाँ, नहीं ये काम तो वो किया था, क्या किया था? कॉर्नवालिस किया था, ठीक ना। कलेक्टर की औकात कम किया था कॉर्नवालिस ने, और बेंटिक ने उसकी औकात बढ़ा दी थी। SP की पोस्ट किसने क्रिएट की थी? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कॉर्नवालिस ने किया था। उसने भारतीय को जिला मजिस्ट्रेट और अधीनस्थ न्यायाधीश, नहीं ये बेंटिक ने किया था। इसमें केवल एक सही है। ये बड़ा दुखद घटना है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। लॉर्ड मेयो जो था, इस बंदे ने काफ़ी अच्छे काम किए थे, ठीक ना। इसको बोला जाता है फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किया था, मतलब छोटी सरकारों को जो उनको पैसा मिले। दूसरा इसने जनगणना करवाया था, ठीक। और 2-3 और भी इसने अच्छे काम किए थे। कॉलेज खुलवाया था, मेयो कॉलेज है, हाँ उसमें भी मेरी एक बैचमेट थी, मेयो कॉलेज से थी, इसलिए मुझे याद है। तो ये मेयो कॉलेज है, उसने खुलवाया था। फिर एक और गुजरात में इसने एक कॉलेज खुलवाया था। तो अच्छा बंदा था, बट अच्छे बंदे अच्छे से चले जाते हैं, ये दिक्कत होती है अच्छे बंदों की। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के संबंध में किया जा सकता है। लिटन फिर आ गया, लिटन नहीं छोड़ेगा। प्रेस एक्ट हुआ था। और बताइए, सही बोल दिया यार तुमने तो, हाँ 2004 ठीक। देखिए इल्बर्ट जो आया था ये रिपन के टाइम पे आया था। टाइम में आया था। इल्बर्ट बिल में क्या था? मतलब जो भारतीय लोग, तुम लोग बताओ किसी को कोई नहीं पढ़ा है, ठीक है अब बता दो। भारतीय लोग जो थे वो भी अंग्रेजों के खिलाफ मुकदमा चला सकते न्याय थे। कर सकते थे। हाँ जैसे पहले भी था ना कि इंडियन जज थे और ब्रिटिश जज थे, यूरोपियन जज थे, बट यूरोपियन का जो मैटर था उसको इंडियन जज नहीं देख सकता था। दूसरा जो फौजदारी का मैटर था यूरोपियंस का, उसको किसी हाल में इंडियन जज के हाथ में नहीं जाना था। बट इल्बर्ट बिल में इल्बर्ट थे, तो सर इल्बर्ट जो थे वो उनके रिपन के काउंसिल में, बताया था ना कि जो गवर्नर जनरल था उसके अंदर काउंसिल हुआ करती थी। तो काउंसिल में वो एक मेंबर थे, तो वो सजेशन देते हैं कि ऐसा किया जाए, तो उस पर पूरे ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बवाल हो जाता है। लास्ट में इल्बर्ट बिल पास तो होता है, लेकिन वो सारे के सारे सुधार खत्म कर दिए गए रहते हैं उसमें। और इसी की बेइज्जती के कारण, जब उनका रिपन की बहुत बेइज्जती होती है इसकी वजह से, तो वो इरिटेट होकर बोलता है छोड़ो भाड़ में जाओ, वो छोड़ छाड़ के चला जाता है, वो इस्तीफा दे देता है। तो ये उसके टाइम पे हुआ था। सिविल सेवा की परीक्षा की आयु 21 से 19 साल किया था, तो ये वही था अपना खुरापाती इंसान। बंगाल विभाजन कर्जन का टाइम 1905 में हुआ था। ये पढ़ाऊंगा मैं, आप लोग चिंता मत रखिए, चिंता मत करिए, पढ़ाऊंगा, वचन देते हैं हम, ठीक। वैवेल योजना, ये तो बहुत आगे निकल गया यार, आज़ादी के पास आ गया हम लोग। तो सही है। ठीक, ये मुस्लिम लीग के द्वारा स्वीकार अस्वीकार कर दिया गया।
एक्सक्यूज इसमें ये गलत स्टेटमेंट है, स्वीकार अस्वीकार नहीं होगा, दोनों ने अस्वीकार किया था। और जो आपका वो है ये सही है, इसका एक सही है। ठीक, 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसी के हिसाब से ये हुआ था कि आपका जो सरकार बनेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, तो ये वेवल प्लान में था। ठीक, और ये तो गलत है, इसको दोनों ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि इसमें ये था कि ना कि शायद कांग्रेस को ज़्यादा पावर मिलती और मुस्लिम लीग उसमें माइनॉरिटी में आ जाता। ठीक, तो इसलिए मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया और कांग्रेस को ये लगा कि हमारा एक इम्पोजिशन हो जाए कि हम हिंदू समर्थिक हैं, तो वो अपना उस इमेज से बचने के लिए वो लोग अलग हो गए थे। दोनों अस्वीकार किए थे। इटली कौन था, प्रधानमंत्री था ब्रिटेन में। कब था? 1947 भारत जब आजाद हुआ। इसमें भी खास बात है, ब्रिटेन के लोग कितने अच्छे हैं। ब्रिटेन के लोग जब लड़ाई हो रहा था तो आपका चर्चिल को लाते हैं। ठीक, उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर था वो बेचारा संभाल नहीं पाता है, तो चर्चिल को लाते हैं लोग। हाँ जी, अरे चर्चिल इसके पहले भी कई जगह पे था, वो भी एक एरिस्टोक्रेट फैमिली से था ना चर्चिल, तो वो चर्चिल को लाते हैं। चर्चिल आता है, युद्ध जिताता है, मतलब अपने दम पर नहीं लेकिन अपनी अलायंस बना के जैसे भी, और सेकंड वर्ल्ड वॉर लोग जीतते हैं। तो चर्चिल को ये होप रहता है कि मैं फिर से पीएम बनूंगा, बट वहाँ की जनता बोलती है कि नहीं, अब तुम्हारा काम नहीं है, अब लड़ाई का टाइम नहीं है, अब पीस का टाइम है। तो ये लोग इटली को ला देते हैं। इटली लेबर पार्टी से था, और लेबर पार्टी हमेशा कहीं ना कहीं इंडियंस के मतलब थोड़ा सा उनका, इवन आप पाओगे दादा भाई नौरोजी जो थे, ही वॉज द फर्स्ट इंडियंस हु बिकम द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के एमपी बने थे वो लेबर पार्टी से बने थे। ये क्वेश्चन आ चुका है, लेबर पार्टी से बने थे। ठीक, तो इटली द्वारा 20वीं की माउंटबेटन को घोषणा की गई थी, ये तो सही है। नहीं, ये गलत है। अच्छा, हिस्सा नहीं था, अंतिम समय निर्धारित की गई थी राष्ट्रीय परिषद में। दूसरा वाला होगा, संविधान सभा को हस्तांतरित करेंगे। नहीं, भारत के स्वतंत्र करने के लिए अंतिम समय सीमा की गई थी, हस्ता के समय ब्रिटिश नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अरे कहाँ, हाँ जी, सेकंड है। हाँ, उनका डिमांड उस टाइम कुछ ऐसा था ना कि गवर्नर जनरल जो होगा, जो वायसराय होगा, उसके पास शायद मिलिट्री का वो, इसमें ऐसा कुछ था ना कि मिलिट्री का जो पावर है वो वायसराय के पास रहेगा, बाकी सारे पावर दिए जा रहे थे। ठीक, या फिर देखता हूँ मैं, मुझे इसमें फर्स्ट तो नहीं गलत लग रहा है भाई। उसी के बाद आया था, ये मार्च में आया था ना अपना वायसराय माउंटबेटन, और ये दोनों तो 100% सही है। तो आई थिंक सेकंड गलत होना चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है, मैं चेक कर लूँगा इसको। सेकंड ही सही है इसमें, क्या लगता है? घटना चक्र, हाँ तो वही कह रहे हैं, चारों तो हमें भी लग रहा है, लेकिन थोड़ा डाउट इस पर आ रहा है मुझे, देख लेंगे इसको। बाकी तीन तो सही 100% मुझे लग रहा है। ये बता दीजिए, तो सिंपल क्वेश्चन है यार। बताइए, सब थक गए हैं, सन्नाटा आ गया है। अनुभव की कमी थी भारतीय नेताओं के पास। अनुभव कमी थी, क्या बात कर, मतभेद था, वैचारिक मतभेद था नेताओं के बीच। कहीं ये नहीं हो सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं हो सकता है? सरकार से दुश्मनी नहीं लेना चाहते थे, तो सोचे कि भाई इसको लाओ, बड़ा बकरा है सामने रखो। ठीक है, यूं को, हाँ जी, सभी नहीं है, इसका ये रीज़न है। बाकी आप कैसे बोल सकते हो यार, आप ये बुराई कैसे कर दोगे? भले वो कितना भी हो, लेकिन अनुभव था, 100 साल से मार खा रहे थे। ठीक, इधर अपने भारतीय नेताओं के बीच वैचारिक मतभेद ये तो तब आता है जब आपका 1907 आता है। जब कांग्रेस बनने से पहले मतभेद कहाँ से आ जाएगा भाई? हैं, बनने से पहले कैसे मतभेद ला दोगे? 1907 में आपका होता है ना, सूरत स्प्लिट होता है, और एओहुम प्रशासनिक ज्ञान का उपयोग करता है। तो उससे पहले हमारे कितने प्रशासनिक ज्ञानी थे, इवन जो आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे वो खुद उससे निकाले गए थे, सिविल सर्विसेज से निकले हुए थे। तो ऐसा नहीं था कि गधे थे, पढ़े लिखे लोग थे, बस एक ही रीजन था, वो पंगा नहीं लेना चाहते थे। उस टाइम कर्जन था शायद, नहीं कर्जन तो 1905 में था, 1907 में था, 7 में था, 5 और 7 में था वो। ठगों के दमन में स्लीमन आ गया, ये बता चुके हैं। बस
एक कर लेते हैं तब 34 हो गया, एक और कर लेंगे 35 हो जाएगा। जिले की बिस्तर बात दी, दोनों सही है। क्या होता था, जब लड़ाई होती थी, लड़ाई में खर्चे होते थे, ठीक, तो इनका बहुत ज़्यादा लॉस होता था, तो इसलिए एक था कि विस्तार व्यय। अब बंद करते हैं, चलो हो गया, दोनों दोनों इसमें सही है, ठीक। हाँ जी, अच्छा 35वां कर दें, हमें लगा बोर्ड उठा दो। कहाँ डुप्ले नहीं था, डुप्ले नहीं था क्या, डुप्ले नहीं था, डुप्ले तो पहला है जिसने सहायक संधि लाया था, वो डुप्ले पुर्तगाली था। वाह वाह, जिंदगी का मजा खट्टे हुए है। सब भुला जा रहा। डुप्ले तो एक मात्र आपको फ्रांसीसी में एक मात्र नाम आपको याद करना, डुप्ले, ठीक ना। और एक उसके बाद से पता नहीं कौन लैला लीली आता है, काउंट डी लैली आता है, तो वो आयरकूट से पिटाई खाता है, तो वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वो अगर आपको नेगेटिव लिखना है तो लिखना है, वरना डुप्ले ही था जो सहायक संधि लाया था। सहायक संधि का बेसिक फाउंडेशन ये लाया था, वेलेस्ली इसको फुलफिल करता है, मतलब उसको काफ़ी अच्छे से रिफॉर्म करता है। तो ये दोनों है, कॉर्नवालिस तो नहीं आता, कॉर्नवालिस तो जमींदारी वगैरह में। चलो अब बंद करते हैं 35 का, धोखा हो जाएगा जिंदगी से। हाँ तो बताया नहीं आप लोगों ने, कौन करेगा, कौन वॉलंटियर। सारे साइंस एंड टेक के क्वेश्चन पिछले 5 साल के मेंस के आप लोग, तुम मक्कार हो क्या वे। हम कह रहे हैं कि आप लोग हमारे